नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामलिंग विश्वकर्मा। आज हम पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी, इसका सिद्धांत परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फ्री में सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूं। और आप लोग अगर ह्यूमन ज्योग्राफी का सिद्धांत नहीं पढ़े हैं तो जाके आप लोग राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, औद्योगिक, आपका सामाजिक, ये सारे परिवहन सारा सिद्धांत पढ़ा चुका हूँ। प्ले लिस्ट में देख सकते हैं या इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें मैं लिंक दे देता हूँ। आप लोग वहाँ से जाकर आसानी से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपना लाभ उठा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा चीज़ फ्री है। और इसके बाद से मैं आपका पर्यावरण का सिद्धांत पढ़ाऊँगा तो सिद्धांत सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप लोग जो भी नहीं देखे हैं, नए हैं, वो जाके ह्यूमन ज्योग्राफी और भूआकृतिक का, समुद्र विज्ञान का सिद्धांत देख सकते हैं। सारा पढ़ा चुका हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं जलवायु विज्ञान के सिद्धांत। तो जलवायु विज्ञान का जब हम पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कितने साल में जलवायु बदलता है, बदलाव उसमें होता है। तो औसतन जो है 31 साल, और कहीं कहीं पर 30 साल लिखा है। DS लाल सर में 31 साल मेंशन है, ठीक है। 31 साल में जलवायु क्या होती है, बदल जाती है, उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। ये औसतन है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि जलवायु जब पढ़ रहे हैं तो अपने वायुमंडल के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, तो उसके बाद सिद्धांत ही आगे सब मिलेगा आपको। तो देखिए, पृथ्वी के जो चतुर्थिक व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। जैसे ये मेरी पृथ्वी है, इसके चारों ओर व्याप्त ये जो बिखरे हुए जलवाष्प हैं, कण हैं, धूल हैं, ये सभी को आप इसे ले सकते हैं 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, सारे वायुमंडल पाए जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ये आवरण, एक ढका हुआ, चारों ओर से गोले को, मतलब मिट्टी को ढक लिया है, जो हमारा धूल कण है, हवा है, इसी को वायुमंडल कहते हैं। और जो इसके अध्ययन हम करते हैं उसे मेट्रोलॉजी कहते हैं। इतना जान लिए आप। तो संपूर्ण मिलाया हुआ चीज को हम जलवायु विज्ञान कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, लघु समय जो होता है उस समय दिन, सप्ताह, मास होता है। मतलब दिन हो गया, सप्ताह हो गया लघु समय का, और महीने लघु समय में गिना जाता है। ये किसी स्थान के संदर्भ में, कोई भी स्थान हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपका एरिया हो सकता है, आपका राज्य हो सकता है, जिला हो सकता है, उससे संबंधित है। वहाँ पर जो भी लघु समय में कोई भी घटनाएं हो रही हैं, बारिश आ गया, हिमकण मतलब बर्फ गिरने लगा, धूप हो गई अचानक से, घमछैयाँ हो रहा है, रह रह कर धूप आ रही है, तो लघु समय मतलब दिन, सप्ताह या मास में चीज़ें जब होती है तो उसे हम मौसम कहते हैं। क्लियर, ये मौसम हो गया। फिर से इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वही ऊपर जो बताया हूँ कि लंबी अवधि में जो बदलाव होता है किसी मौसमी दशाओं में, है ना। जैसे आपके यहाँ 31 वर्ष में क्या हो, हमेशा धूप हो रहा है ना, हमेशा धूप हो रहा है रह रह के, लेकिन 31 वर्ष से आपके यहाँ धूप होना बहुत कम हो जाए, तो उसे हम जलवायु कहते हैं, जलवायु बदलाव कहते हैं। साथ ही ऊपरी वायुमंडल के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम लोग एरियोलॉजी या वायु विज्ञान कहते हैं। क्लियर, खाली ऊपरी वायुमंडल का जब हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। इसे ट्रोपोस्फियर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका नामकरण किसने किया था, टिजरेंस डी बोर्ड ने किया था। क्लियर, ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षोभ मंडल की ऊपरी जो सीमा होती है उसे ट्रोपोपाज कहा जाता है। ट्रोपोपाज जो होता है जिसमें तापमान और सारी चीजें ठप हो जाती हैं, इसे नेपियर शाह ने सबसे पहले नाम दिया था। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है, इस मंडल की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, टिजरेंस डी बोर्ड ही ने किया था 1902 में। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये चीजें याद रखिएगा। अब देखिए, सूर्य ताप तथा ऊष्मा से संबंधित जो है, इसके संतुलन से संबंधित हम कुछ सिद्धांत को समझेंगे, कुछ किसी के द्वारा कुछ कहा गया उसे जानेंगे। जैसे कि इसमें आता है बेन का विस्थापन नियम। ये पूछता है, बेन के अनुसार अधिकतम विकिरण की तरंग की लंबाई विकिरण करने वाली वस्तु के निरपेक्ष तापमान से विलोम समानुपातिक होती है। ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा है। अब आगे समझते हैं, इस प्रकार विकिरण करने वाली वस्तु का निरपेक्ष तापमान जितना अधिक होगा उसके विकिरण की लंबाई उतनी ही छोटी होगी, तथा याद रखिएगा तापमान जितना कम है तरंग की लंबाई उतनी ही बड़ी होगी। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि हमारा यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा सूर्य भैया हैं बैठे हुए। अब यहाँ से जितने भी, ये बहुत हिट है, यहाँ से जितने भी तरंगे रिसीव होती हैं
लघु रूप में हमारे पृथ्वी पर आती है, बहुत गर्म है। अब देखिए जब रात होता है तो पृथ्वी क्या करती है, इसी तरंग को दीर्घ रूप में छोड़ती है, तो ठंडी है हमारी पृथ्वी, क्या है, ठंडी है। सूर्य क्या है, गर्म है। तो समझ गया ना कि पृथ्वी ठंडी है तो दीर्घ तरंग छोड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है साफ है, तापमान जितना कम होगा तरंग की लंबाई उतनी ही बड़ी होगी। और सूर्य जो है हमारे बहुत ज्यादा गर्म है, तो यहाँ से जो तरंग दैर्घ्य आता है, तापमान ज्यादा है, तापमान ज्यादा है तो तरंग की लंबाई क्या होगी, छोटी होगी, छोटी होगी ना, तो यहाँ से छोटी छोटी, यहाँ से बड़ी बड़ी जाती है। क्लियर। अब दूसरा यहाँ पर कोटेशन है विकिरण का स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम। ये देखिए, ये आप लोग इसका कोटेशन रट लीजिएगा। इनके अनुसार विकिरण का प्रभाव विकिरण करने वाली वस्तु के निरपेक्ष तापमान की चौथी शक्ति के समानुपातिक होता है। ये आप लोग याद कर लीजिए, ये भी पूछा गया है। ये कोटेशन या कह लो इनके द्वारा दिया गया जो परिभाषा है विकिरण के बारे में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पूछा गया, मैं इसे आपको इसलिए कह रहा हूँ याद करने को, क्योंकि एग्जाम में जब मिलान द कॉलम में यही दे देगा ना उपक शब्द, या पूछेगा किसने दिया। अगर आप ये रटे नहीं रहेंगे, जुबान पर नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बेन का विस्थापन ले लीजिए, चाहे स्टीफन का ले लीजिए, चाहे किरचॉफ का ले लीजिए, जो है ये सारे के सारे विकिरण से संबंधित है। और यहाँ पर कृष्णिका लिखा है, ब्लैक बॉडी जिसे ब्लैक होल कहा जाता है, ये शुद्ध हिंदी है इसका। ब्लैक होल पढ़े होंगे ना, उसी के बारे में, ब्लैक होल। तो ये ब्लैक होल है, तो ये सारे किससे संबंधित है, विकिरण से। बस आप लोग ये क्लियर रखें कि विकिरण से संबंधित सिद्धांत पूछता है तो कौन कौन दिया है, तो यहाँ पर मैंने क्लियर करा दिया। अब चलिए प्रकीर्णन से ही संबंधित, स्कैटरिंग से संबंधित जो रेले का नियम है, माई का नियम है ना, तो ये समझ लेते हैं। तो देखिए रेले का प्रकीर्णन प्रथम नियम जो है ये जानते हैं, ये पूछा गया। देखिए बहुत एग्जाम में पूछता है, आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब इसका भी परिभाषा आपको याद रखना है। देखिए ये क्या कहते हैं रेले महोदय प्रकीर्णन के बारे में, धूलि कणों एवं गैस कणों की व्यास स्वाभाविक विकिरण की तरंगदैर्घ्य से छोटी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। प्रकीर्णन के प्रथम नियम के अनुसार प्रकीर्णन की मात्रा तरंगदैर्घ्य की चौथी घाट के विलोम समानुपातिक होता है। अब ये भी आप लोग याद रखिएगा, किसने दिया है, ये रेले महोदय। इसका मैंने हिंदी में शुद्ध जो होता है समझाने का प्रयास शुरू कर दिया कि धूल कण और गैस होते हैं। जो धूल होता है हमारा छोटे छोटे, इनका जो व्यास होता है ना, ये बहुत छोटे छोटे धूल कण है ना, गैस हैं, इनका जो व्यास होता है सौरविक जो विकिरण आती है, सौरविक विकिरण है ना, जो हमको प्राप्त होती है उससे छोटी होती है। मतलब इसकी अपेक्षा ये धूल कण जो है छोटे हैं, इनके तरंगदैर्घ्य जो है छोटे हैं। क्लियर। अब इसे हम किस रूप में देख पाते हैं, यहाँ पर ये नीला रूप में दिखता है रेले का। सनसेट ऑन सनराइज के समय ये दिखता है रेड कलर में, जो इसका स्कैटरिंग होता है। नीला रूप होता है, इसमें देखते हैं फिर से जब सूर्य डूबता है और सूर्य जो उगता है तो उस समय हम लोग रेड कलर में इसको देखते हैं। तो हो गया ना इनका धूल कण से ये जो है इसकी सौरविक विकिरण बड़ी होती है। माई का, माई जिस्तेवा या माई से कहा जाता है। माई का जो है प्रतिपादन 1908 में हुआ था इनके द्वारा। अब इनका जान लेते हैं। ये बोलते हैं प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के आकार के समान कणों द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रकीर्णन होता है। किस रूप में होता है, ग्रे एंड व्हाइट क्लाउड में। ये इनका कलर याद रखिएगा, पूछा गया। तो माई में क्या होता है, तो जो धूल कण और सौरविक विकिरण है दोनों बराबर होते हैं। मतलब धूल कण यहाँ पर है, इनका भी तरंगदैर्घ्य अगर इतना बड़ा है, तो सौरविक विकिरण अगर यहाँ पर है दूसरा वाला, इनका भी, पहला ये दूसरा, इनका भी इतना ही बड़ा होगा। मतलब इन दोनों का प्रकाश तरंगदैर्घ्य और धूल कण का जो तरंगदैर्घ्य होता है ये दोनों बराबर होते हैं। अब चलिए इसके बाद से दोनों को जानिए, रेले को जानिए, माई को जानिए। अब विसरण या विस्तृत प्रत्यावर्तन जान लेते हैं, डिफ्यूजन ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसके बारे में जान लेते हैं। ये किस में होता है, इसमें कहता है कि धूल कणों तथा जल कणों का व्यास परिवेशी सौरविक विकिरण की तरंगदैर्घ्य से लंबी होती है। अब यहाँ पर बोल दिया कि जो सौरविक विकिरण आ रहा ना, इससे बड़ी जो होता है धूल कण और जल कणों का व्यास होता है। इसमें हम पढ़ते हैं इसे विसरण में, ठीक है। तो जो सौर तरंग आती है, सौरविक विकिरण आती है हमारे पृथ्वी पर, है ना, यहाँ पर जो धूल कण है, तो धूल कण का जो व्यास अगर इतना बड़ा है, यहाँ पर दूसरा वाला ये सौरविक विकिरण है, तो इसका व्यास जो है इससे छोटा होगा। क्लियर। ये मैं बिंदी दे के यहाँ पर बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि ये समझ पाए आप लोग। क्लियर हो गया ना। माई में क्या था, माई में जो धूल कण और थी था
ये सब बराबर थे। रेले में क्या था कि जो धूल कण था वो सौर विकिरण से छोटा था, उसका व्यास तरंग दैर्घ्य का। तो यहाँ पर हमने विसरण का जान लिया, ये भी क्लियर हो गया, तीनों का मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है अवशोषण। अवशोषण आप जान ही रहे हैं, इसमें मैं बताऊं कि आपको ज़्यादा, कोई चीज़ जब अवशोषित कर दिया था किसी वस्तु के द्वारा, प्रकाश को हम अवशोषित कर लें तो अवशोषण होता है। वायु का तापमान, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको जो चैप्टर चलेगा उसमें, लेकिन इससे संबंधित कुछ है, वायु से संबंधित कुछ लोगों ने कुछ परिभाषा दिया है, कटिबंधों में बांटा, उसे जान लेते हैं। सुपन महोदय ने ताप कटिबंधों का निर्धारण समताप रेखाओं के आधार पर किया था। आगे चलकर इसके संशोधन किया गया और गोलों को 7 कटिबंधों में बांटा गया। तो सुपन महोदय ने सर्वप्रथम ताप कटिबंधों, किसके आधार पर? ताप कटिबंध, ताप के आधार पर समताप रेखाओं का निर्धारण किया था। अब वायुमंडलीय दबाव एवं गतियों से संबंधित कुछ नियम जान लेते हैं, इसके द्वारा क्या दिया गया है। अब देखिए, विक्षेप बल या कोरियालिस बल एक ही चीज है, ये पूछा गया है और ये बहुत बार पूछा गया है, ये तो अनगिनत बार पूछा गया है, जितना बता रहा हूँ सारे पूछे गए हैं, लेकिन ये तो महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रेले भी इम्पोर्टेंट था। तो इससे देखिए कोरियालिस बल क्या होता है, पृथ्वी की अच्छी गति के कारण जो पृथ्वी अपनी घूम रही, हवाओं की दिशा में विक्षेप डिफ्लेक्शन हो जाता है, इस परिवर्तनकारी बल को हम विक्षेप बल नाम देते हैं। आगे चलकर विद्वानों ने इसे कोरियालिस बल कहा। क्लियर। अब विक्षेप बल के कारण क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध जो है, ये गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती है। अपना जो कोरियालिस बल है ना, वो क्या करता है, हवाओं को, ये मान लो उत्तरी गोलार्ध है, इसमें क्या होता है, ये हमारा दाहिना हिस्सा है, तो ये क्या करेगा, इधर घुमा देगा और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घुमा देगा, ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए एक तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा। क्लियर। अब फेरल का नियम समझ लेते हैं। फेरल का नियम कहता है कि जिस दिशा में पवन प्रभावित हो रही है, यदि उस दिशा में हम मुंह करके, अथवा जिस दिशा से, या अथवा कर लो, जिस दिशा से पवन आ रही है उस दिशा की ओर पीठ करके खड़ा हो जाए, तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। वही बतिया उन्हीं का थोड़ा ये बड़ा कर दिए हैं, थोड़ा और अंदर घुस के बता दिए हैं कि भैया कहीं खड़ा हो जाओ, हमारे पीठी के पीछे से हवा आवती है, मान लो यहाँ पृथ्वी है, ऐसे देख लो, ये पृथ्वी है, अब यहाँ पे आप खड़े हो, हैं, एक ये बांट दो इसको, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध, अब इधर खड़े हो, इधर से हवा आ रही है, अब यहाँ खड़े हो आप, मान लो, है ना, तो ये पीठी पे तो ये दाईं ओर मुड़ जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में है, मान लो इधर मुंह के खड़े हो दक्षिण ओर में, तो ये बाईं ओर मुड़ जाएगी। ठीक है ना। अब आता है बायज बेल्ट का नियम। अब ये कहते हैं भूमध्य रेखाओं पर हवाओं की दिशा पर पृथ्वी की अच्छी गति, घूर्णन गति का प्रभाव नगण्य होता है, ये बताते हैं बायज, कि हवाओं की जो अच्छी गति होती है ना, वो घूर्णन गति का प्रभाव क्या होता है, कम। जो घूर्णन गति जो होता है अपना, जो जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा जिसे कहता हूँ, वहां पर नगण्य होता है, मतलब ना के बराबर होता है। इसीलिए देखो चक्रवात वक्रवात यहाँ पर बहुत कम आते हैं, आते ही नहीं है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर बायज बेल्ट ने वायुदाब की स्थितियों से संबंधित अपने नियम का प्रतिपादन किया, जो निम्नवत है, हम समझ सकते हैं। चलिए आगे जान लेते हैं बायज बेल्ट क्या कहते हैं। अब इनके नियम के अनुसार कहते हैं कि जिस दिशा से हवा आ रही है, यदि उस दिशा में हम मुंह करके खड़ा हो जाएं, तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा न्यून दाब बाईं ओर होगा। न्यून दाब कहाँ होगा, बाईं ओर। सब एक ही जैसे मिला जुला थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दिए, तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर होगा न्यून दाब, है ना। मान लो पृथ्वी पर यहाँ खड़े हो, अगर 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 ये हवा इस दिशा से आ रही, कहते हैं यहाँ खड़े हो, ये कहीं भी खड़े हो जगह, अगर आपके सामने से, मतलब क्या कहें, मुंह क्या है, हवा के सामने है, तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में मान लो ये खड़े हो, हवा इधर से आ रही है, तो न्यून दाब मान लो आपका ये बाएं है, इधर होगा आपका न्यून दाब। क्लियर। और इसके दाहिनी और उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, उच्च दाब हो जाएगा। अब वहीं दक्षिणी गोलार्ध में है ना, मुंह करके खड़े हो, हवा जिधर से आ रही है, हवा मान लो आ रही है आपके इधर से, है ना, अब इधर से आ रहे दक्षिणी गोलार्ध में हो, आप चाहे इधर से ले लो, इधर मुंह करके खड़े हो उत्तरी गोलार्ध में, मान लो यहाँ जगह नहीं, तो मान लो इधर मुंह करके आप खड़े हो, ये तीर के डैश से समझना कि इधर करके खड़े हो, तो क्या हवा आपके मुंह पर टकराई, तो ये कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर होगा क्या, न्यून दाब। तो ये आपका मान लो दाहिना, तो यहाँ न्यून दाब होगा, क्या होगा, यहाँ न्यून दाब होगा, है ना, दक्षिणी गोलार्ध में। अब आपके सामने से आई तो दाहिना और न्यून दाब,
और क्या होगा, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर जो होगा ऊंचे दाब होगा। क्लियर। अब देखिए भूमंडलीय वायुमंडलीय परिसंचरण 3 भाग में इसे बांटा गया है। ये 3 भाग जो हैं इसके उपभाग ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्यों पूछे गए हैं, चलिए ये आप नाम सुन के ही जान गए होंगे, देख के ही। जेट स्ट्रीम परिसंचरण पहला उपभाग, वाकर दक्षिणी दोलन ये प्रथम में आते हैं। इसमें देखिए द्वितीय में चक्रवात प्रतिचक्रवात द्वितीय हो गया, ये तो हम लोग पढ़ेंगे। जेट स्ट्रीम सिद्धांत तो इसको हम इसी में जान लेंगे। और स्थानीय हवाएं ये तृतीय हो गया। तो ये हम स्थानीय हवाएं किस में पढ़ेंगे, जब चैप्टर हमारा चलेगा कि ये कोई सिद्धांत नहीं है। मतलब यहाँ पर जान लीजिए कि जब भी हम वायुमंडली की बात करते हैं, है ना, वायुमंडल क्या भूमंडलीय परिसंचरण में 3 उपभाग होते हैं। पूछा गया, याद रखिएगा ये पूछा गया है। कितने उपभाग है, 3 है। क्लियर ना। इसके बाद से हम पढ़ेंगे पवन परिसंचरण की 3 कोशिकाएं होती हैं। जो पवन परिसंचरण होता है इसमें हेडली, फेरल और ध्रुवी कोशिका। हेडली कोशिका कब आया, उष्णकटिबंधीय कोशिका होता रहा 1735 में व्यापारी पवन से संबंधित है। फेरल कोशिका ध्रुवी वातावरण कोशिका पछुआ पवन से। ध्रुवी कोशिका जो है ठंडी पूर्वी ध्रुवी हवा से संबंधित है। इसका अक्षांश जो होता है 60 से 90 होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जेट स्ट्रीम या परिध्रुवी भंवर, ये देखिए ये आपके सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, पिछले बार भी पूछा गया 24 वाला, अब एग्जाम दियो, चाहे ये एग्जाम दियो अभी आप जून वाला। तो अक्षांश जो है 20 अंश अक्षांश से याद रखिएगा, यहाँ से लेकर ध्रुवों तक चलता है। और ये जितना ध्रुव की ओर जाएगा जेट स्ट्रीम है ना, उतना मजबूत रहेगा, याद रखिएगा। जितना इसको मजबूती मिलेगी वो शीत हवा से मिलेगी। और जितना यहाँ पर ऊष्ण में आएगा ये, वहाँ पर मतलब विषुवत रेखा की ओर देखिए 20 अंश अक्षांश हो रहेगा, उतना ही कमजोर हो जाएगा, याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिएगा ये शीत कटिबंध में बहुत तेज चलती है इसकी स्पीड, और उष्ण कटिबंध में ये कमजोर पड़ जाती है। क्लियर। अब चलिए अगले पॉइंट समझते हैं। जेट स्ट्रीम की खोज द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था, जो युद्ध हम पढ़े हैं द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ते हैं, उसी दौरान ये हुआ था। क्यों हुआ था, जब अमेरिकी जो बम वर्षक जेट विमान थे वो जापान की ओर उड़ान भर रहे थे, उस समय पूर्व से पश्चिम दिशा, मतलब ये पूर्व से पश्चिम दिशा की जो ओर जाते थे, तो पवनें जो होती थी विपरीत रुख का सामना करना पड़ता था इन लोगों को। जब पूर्व से पश्चिम जाते थे, मतलब मान लो ये उड़ के गए ऐसे ऐसे, ये पूर्व एरिया है, ये पश्चिम है। क्लियर। अब मान लो कोई विमान में उड़ रहा है पश्चिम में, तो ये बिंदु हो गया पश्चिम, ये बिंदु हो गया पूर्व। अब यहाँ पर ये विमान है उड़ रहा है, देखो भाई मैं उतना कलाकार नहीं हूँ लेकिन विमान उड़ा दिया। अब ये उड़ रहा है, इतना बढ़िया से विमान घूमी उड़ रहा है। अब ये जा रहा है ऊपर, तो क्या होगा, कहता है विपरीत प्रभाव पड़ता था, विपरीत रुख का सामना। मतलब ये अपना फोर्स लगा जा रहा है, लेकिन इधर से हवाएं इसको मिल रही हैं, तेज गति से हवाएं आ रही हैं। जो हवा के कारण जो ये हवाई जहाज इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, है ना, क्योंकि विपरीत इनको देखने को मिलता था यहाँ पर। ऐसे करके जब पश्चिम से मतलब जाते थे यहाँ से पूर्व की ओर, और पूर्व की ओर फिर से विमान हमको बनाना पड़ेगा। अब ऐसे करके ये जाते थे, विमान उड़ रहा है इनका, और जब इधर से ये जाते थे पूर्व की ओर, तो इसलिए इनकी जो गति हो जाती थी तेज हो जाती थी। ठीक है, देखो जेट विमानों की गति आस्तित वृद्धि हो जाती थी, इसी आधार पर इससे जेट स्ट्रीम नाम पड़ा है। तो ये आपको क्लियर होगा कि ऊपरी वायुमंडल में जो होता है क्षोभमंडल का ये हिस्सा है, इसमें पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रचंड वेग में प्रवाहित होने वाली 7.5 से 14 किमी के बीच में जो संकरी पट्टी चलती है उसे हम क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्लियर हो गया। ठंड में इसकी गति हम शुरू में बताया हूँ बहुत ज़्यादा होती है, 480 किमी प्रति घंटा। इसे हम राक्षवी या रासवी लहर द्वितीय अवस्था में जो पाई जाती कहते हैं, ये याद रखिएगा। अब आगे इसके बारे में बताऊंगी, ये अवस्थिति इसका प्रकार है। पहले जेट स्ट्रीम का प्रकार जान लेते हैं, ये भी पूछा गया कौन सा जेट स्ट्रीम किस कटिबंध में चलती है। अवस्थिति के आधार पर इसके 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, ध्रुवी वाताग्र जेट स्ट्रीम हो गया, उपोष्ण कटिबंधी पछुआ जेट स्ट्रीम हो गया, उष्ण कटिबंधी पूर्वी जेट स्ट्रीम हो गया, ध्रुवी राष्ट्रीय जेट स्ट्रीम हो गया, स्थानीय जेट स्ट्रीम हो गया। 5 प्रकार। तो चलिए पहला जानते हैं ध्रुवी वाताग्र जेट स्ट्रीम। देखिए इतना स्थायित्व तो इसमें नहीं होता है, अभी आप समझ जाएंगे क्यों, कौन ज्यादा स्थायित्व होता है। निर्माण इसका होता है धरातलीय ध्रुवी शीत वायुराशि एवं उष्णकटिबंधी गर्म वायुराशियों के सम्मिलित क्षेत्र
40 अंश से 60 अक्षांश के बीच। तो हमारी पृथ्वी ले लो, यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ और इसको विषुवत रेखा में बांट दिया। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया, इस एरिया में हमारा जो है ये पहला जेट स्ट्रीम का निर्माण हो रहा है। यही एरिया है 40 अंश से लेके 60 अंश के बीच में इसका निर्माण, इसी के बीच में हमारे जेट स्ट्रीम का निर्माण हो रहा है। ये भाई साहब जो है, ये उष्ण और शीत वायुराशियों के मिलने से होता है। अब उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ हवा जेट स्ट्रीम 30 अंश से 35 अंश अक्षांशों के बीच में, यही जस्ट यहीं पर होता है, यहीं इसके नीचे में भाई साहब होते हैं, यहीं इसी एरिया में। ये एरिया जो है इनका फिक्स है। इन अक्षांशों के ऊपर इसका प्रवाह पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। क्लियर? पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है तथा ध्रुवीय वातक जेट स्ट्रीम की तुलना में यह अधिक नियमित होता है। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रवाह हो रहा, पछुआ हवा हमेशा नियमित चलती है, तो इसीलिए नियमित कौन जेट स्ट्रीम ज्यादा होगा? उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम जो होती है ज्यादा नियमित होती है। किसके मुकाबले? सभी के मुकाबले। अब आता है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। अब देखिए ये पूर्वी जेट स्ट्रीम है, अभी तो सब पश्चिम से पूर्व दिशा में चल रहे हैं, लेकिन इसको देखिए भारत एवं अफ्रीका के ऊपर ग्रीष्म काल में होता है इसकी उत्पत्ति। इसका संबंध तिब्बत के पठार के उष्मन से है, हीटिंग से है। जितना तिब्बत का पठार हीट होगा उसी से इसकी निर्माण होता है तथा भारतीय मानसून में इसका पर्याप्त महत्व है, याद रखिएगा। यही पूर्वी जेट स्ट्रीम जो एक अपवाद है जो आपकी देखने को मिलती है पूर्व दिशा में, है ना, पूर्व से पश्चिम दिशा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका जेट स्ट्रीम, हम देख लेते हैं चौथा, ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम। समताप मंडलीय उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम भी इसे कहते हैं। याद रखिए समताप मंडल के करीब में ये चलता है। इसका निर्माण सागर तल से देखो 30 किमी की ऊंचाई पर समताप मंडल में होता है, इसीलिए इसे समताप मंडलीय उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम कहा जाता है ना। यह भी पश्चिम से पूर्व दिशा में चलता है, बस एक अपवाद है भारत और अफ्रीका वाला। स्थानीय जेट स्ट्रीम क्या होता है? इसका अभिभराव जो होता है स्थानिक तापीय एवं गतिकी दशाओं के कारण कुछ खास स्थानों में होता है। ये 5 प्रकार जेट स्ट्रीम हमारे हो गए, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब जेट स्ट्रीम के विकास की निम्न 4 अवस्थाएं होती हैं। अब चारों अवस्थाओं को हम जान लेते हैं, ठीक है। प्रथम अवस्था में क्या होता है, कैसे हवा चलती है। पहली बार क्या होता है, जेट स्ट्रीम उत्पत्ति होता है, ये क्या पोलर पर होता है, ध्रुव के पास होता है। पृथ्वी विषुवत रेखा, इस प्रबल उच्च तलीय पछुआ पवन धारा के आर पर तीव्र दाब परिवर्तन होता है। याद रखिएगा इसमें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो होती है पछुआ पवनों से घेरित होती है, इसीलिए इसका तीव्र दाब परिवर्तन, जिस कारण उच्च मंडलीय सूचकांक हाई जोनल इंडेक्स होता है। दाब प्रवणता उत्तर से दक्षिण, याद रखिए दाब प्रवणता क्या होता है इस अवस्था में, प्रथम अवस्था में उत्तर से दक्षिण होता है। ये सब याद रखिएगा, मैं हर वीडियो में कहता हूँ याद रखिएगा, ये फालतू का नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सारे पूछे जाते हैं। ये अवस्थाएं पूछी गई। प्रथम अवस्था में जेट स्ट्रीम कहाँ पाई जाती है, ध्रुव पाई जाती है। द्वितीय अवस्था, स्ट्रीम में लहर वेव का निर्माण होने लगता है, मतलब अब लहरें चलने लगती है इसमें। इस तरह राक्सबीज जो लहर का निर्माण प्रारंभ होता है। याद रखिएगा द्वितीय अवस्था में कौन सी लहर पाई जाती है, राक्सबी लहर। अब इस अवस्था में क्या होता है, दाब प्रवणता उत्तर दक्षिण रहता है। अभी भी देखिए प्रथम भी उत्तर दक्षिण रहा है और द्वितीय भी उत्तर दक्षिण रहा है। ये देखिए बहुत पढ़ेंगे तब आप छांट पाएंगे। ये मैं फालतू बुक से नहीं, DS लाल सर और रविंदर सर की मैं बुक पढ़ता हूँ, उस वहाँ से मैं चीज़ें लेता हूँ, अपने अनुसार लिखता हूँ। तृतीय अवस्था में क्या होता है कि जो लहरें होती हैं पूर्णतः क्या होती है, मियांडरिंग होती है। मियांडरिंग में ऐसे चलती हैं, ठीक है, ऐसे करते हुए लहर में, जिस कारण वह भूमध्य रेखा के करीब हो जाती हैं। क्या होती है, अब ध्रुवों से क्या होती है, मियांडरिंग होने लगा, ये भूमध्य रेखा करीब आ गई, दाब प्रवणता बदल जाता है पूर्व से पश्चिम एवं ध्रुवीय शीत वायुराशियों का भूमध्य रेखा की ओर और उष्णकटिबंधीय गर्म वायुराशियों का ध्रुवों की ओर विस्थापन होता है। तो क्या है कि जो वायुराशियां होती हैं, ये मान लो ये ध्रुवों की वायुराशियां विषुवत रेखा की ओर आएंगी, अब विषुवत रेखा की वायुराशियां ध्रुवों की ओर जाएंगी। अब चतुर्थ अवस्था देख लेते हैं। चतुर्थ अवस्था में जेट स्ट्रीम जो होता है अत्यधिक देशांतरी प्रवाह होता है। यह उत्तर दक्षिण के कारण तरंगों का विच्छेदन हो जाता है, जिस कारण मूल धारा से अलग होकर चक्राकार मार्ग प्रभावित करने लगती है। ये जब चक्राकार मार्ग अपना लेती है, ज्यादा ये सीधी हो जाती है, देशांतरी हो जाती है, उत्तर दक्षिणी के कारण चक्रवात आने लगते हैं। ये दक्षिण की भाग है यहाँ पर इस एरिया में, और उत्तरी जो भाग होता है जो ध्रुवों की ओर होता है
ये एरिया में, उत्तर के ध्रुवीय एरिया में क्या प्रतिचक्रवाती दशाएं बन जाती है। तो देखो ये जो विषुवत रेखा करीब में है ये लो प्रेशर, और लो प्रेशर किस केंद्र में होता है, जो चक्रवात होता है। चक्रवात में क्या होता है, लो प्रेशर होता है, बाहर से हवाएं अंदर की ओर चलती हैं, ये लो प्रेशर हो गया। ये स्थिति दिख रहा है ना आपको, ये ध्रुवों पर हाई प्रेशर, हवाएं अंदर से बाहर की ओर जा रही, मतलब ये प्रतिचक्रवात है। क्लियर। और जो उत्तर में है उसमें ध्रुवों के पास जो है वहां पर क्या होगा, प्रतिचक्रवात की दशाएं होंगी। देखो ये मियांडरिंग करते हुए सारी कोशिकाएं एक एक दूसरे से अलग हो गई हैं, ये हटा के मैं समझा रहा हूँ। ये देखो ये, अभी ये देखो ये अलग अलग कोशिकाएं हैं, अलग अलग कोशिकाएं हैं, ये सारे के सारे अलग होके अलग अलग जो है यहाँ पर चक्रवात, जो दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा के करीब होता है और उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव करीब प्रतिचक्रवात की स्थिति बना देती है। देखिए दोनों गोलार्ध में चलता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो जट स्ट्रीम है उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, नहीं, ये दोनों गोलार्धों में उतना ही महत्वपूर्ण है, दोनों गोलार्धों में चलता है। एल नीनो ला लीना परिघटना, अब देखो ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन एल नीनो को पढ़ लेते हैं थोड़ा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत लोग वीडियो बना के बताए होंगे, लेकिन मैं एग्जाम ऑफ व्यू से जो चीज़ें पूछी जाती है वो बता रहा हूँ। किस नाम से जाना जाता है, क्या कैसे प्रभावित, इससे क्या प्रभावित होता है, कहाँ पर बाढ़ आती है, कहाँ पर सूखा पड़ता है ना, भारत में क्या स्थिति होती है, ये सब जान लेंगे। एल नीनो का आविर्भाव दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट, मुख्य रूप से पेरू तट के समीप पूर्वी प्रशांत महासागर में होता है। एल नीनो परिघटना का सर्वप्रथम अवलोकन 1541 में किया गया। क्लियर, एग्जाम ऑफ व्यू से ये पॉइंट हो गया। क्या हो गया कि हम यहाँ पर बनाए, अगर देखो हमको मैप, ये हो गया आपका पेरू का तट, है ना, इस एरिया में जो है एल नीनो का उत्पत्ति होता है, ये एरिया है। इस जो है बिंदु के अनुसार हमने समझा। अब आगे जानते हैं ला लीना का निर्धारण 1986 में किया गया। एल नीनो कब पता चल गया, 1541 में हम लोगों ने जान लिया। तो चलो पहले थोड़ा ला लीना के बारे में जान लेते हैं। ला लीना की परिघटना के सक्रिय होने पर दक्षिणी दोलन तथा वाकर परिसंचरण जो है सक्रिय, मतलब एक्टिव हो जाता है, मजबूत हो जाता है जब हमारा ला लीना सक्रिय होता है। देखो पेरू तट के पास पूर्वी प्रशांत महासागर में नीचे से ठंडी जल राशियां ऊपर आती हैं, तटीय भाग में शुष्क मौसम हो जाता है। जब देखो ठंडी जल राशि जब भी आएगी, याद रखिएगा, आपको एक चीज बता दो, कनारी जो धारा ठंडी है, अफ्रीका का जो है पश्चिमी तट पर आती है, इसी कारण यहाँ पर देखो मरुस्थल ज्यादा पाया जाता है, सहारा मरुस्थल इसी का देन है। ठीक है, तो जहाँ पे ठंडी चीजें होंगी ना वहाँ पर उस भाग में शुष्क मौसम होगा, तटीय भाग में महासागर में मछलियों का भरमार हो जाता है। जब वहाँ पर ठंडी जल राशि है तो वहाँ पर अच्छे अच्छे जो है भरण पोषण के आपके तत्व मिलेंगे, तो मछलियों के जो होते हैं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। आगे पश्चिमी उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में जल का तापमान बढ़ जाता है, मौसम अधिक आर्द्र हो जाता है, व्यापारिक हवाएं अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती हैं, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व एशिया मानसून अत्यधिक सबल हो जाता है, जिस कारण सामान्य से अधिक वर्षा होती है। ये हो गया एल नीनो के बारे में। एल नीनो के बारे में हम जान रहे हैं कि एल नीनो हमारा जो है एक तरह से देखो ब्राजीलियन, जिसे हम कहते हैं हम्बोल्ट की धारा, ये हो गया आपका, ये अमेरिका का क्षेत्र, ये एक तरह से हम यहाँ पर बना लिए, और ये हम्बोल्ट की धारा ऊपर जा रही है, इस एरिया में पेरू का तट है, और ये हम्बोल्ट का कह लो या पेरू की जलधारा कह लो, ये दोनों ठंडी एक ही नाम से जानी जाती है। हम्बोल्ट ने इसे खोजा था, पेरू देश के कारण इसे पेरू जलधारा कहा जाता है। अब क्या है कि इस एरिया में जब भी नॉर्मल थी होगा, नॉर्मल सर्कुलेशन चलेगा, नॉर्मल एल जिसे ला लीना कहा जाता है, इसे ला लीना इसीलिए कहते हैं क्योंकि सामान्य दशा इसको देखा जाता है, सामान्य रूप में देखा जाता है, और इस कारण यहाँ पर मछलियों का भरमार होता है, शुष्क मौसम होता है, ठंडी जल राशि होती है। ठीक है, और यहाँ पर इस कारण से क्या होता है कि हमारे जो एशिया वाले क्षेत्र है, ये हो गया हमारा एशिया वाला क्षेत्र, प्रशांत महासागर पूरा हो गया, यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया बना लो इससे, है ना, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर इंडोनेशिया छोटा छोटा, यहाँ पर हमारा भारत महान देश, ये भारत का महान देश हो गया। इस एरिया में हमारे एरिया में क्या है, गर्मी ज़्यादा है, और इस एरिया में क्या है, ठंडा है, हम्बोल्ट की जलधारा। अब यहाँ से तापमान इधर की ओर शिफ्ट होगा, वायरासी ऐसे चलेंगे। अब व्यापारिक जो पवन होती है पूर्व से पश्चिम दिशा में चलती है, ये पूरब हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगी, ये पूर्व से पश्चिम दिशा, मतलब इस दिशा की ओर हवाएं चलने लगती है ना, इस दिशा की ओर हवाएं चलने लगती हैं। हमारे या दक्षिणी अमेरिका से हवाएं निकल के कहाँ चलती हैं, ऑस्ट्रेलिया के तट पर चलती है, जिस कारण हमारे देश में वर्षा होती है, क्योंकि
रूल यही है कि ठंडी से हवाएं गर्म की ओर जाती हैं, तो ला नीना यही करता है कि जितने भी आर्द्र चीज़ें उठाता है यहाँ से ले जाके अपने भारत के एरिया में पटक देता है, इंडोनेशिया में, जहाँ वर्षा हद से ज़्यादा होती है। अब जब ला नीना की यहाँ पर भरमार है, ला नीना आई है, तो पूर्वी प्रशांत महासागर का जो एरिया है, मतलब जो दक्षिणी अमेरिका का पेरू तट है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो है एल नीनो निष्क्रिय रहेगा उस एरिया में, क्योंकि ला नीना है। शुष्क मौसम का साम्राज्य हो जाता है, मतलब वहाँ पर देखेंगे बहुत ज़्यादा देखेंगे तो ठंड होगा और वहाँ पर शुष्क होगा। ठीक है, अभी ये ला नीना की दशा में है। अब देखते हैं एल नीनो की दशा में क्या होता है। एल नीनो वास्तव में ये महासागरीय जल की सतह के ठीक नीचे चलने वाली एक अधस्थ जो होता है धारा होता है। ये क्या होता है, विपरीत धारा के नाम से जाना जाता है। जो हमारा एल नीनो विपरीत धारा के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। पेरू तट के पश्चिम में, जो पेरू तट का पश्चिम है, यहाँ पर हम बता दिए हैं आपको, फिर से बनाते हैं। ये हो गया हमारा दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पेरू तट के पश्चिम में, पश्चिम ये वाला हिस्सा हो गया। 180 किमी की दूरी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रभावित होती है। अब क्या उत्तर से दक्षिण दिशा में, ये देखो ऐसे प्रभावित होती है एल नीनो। ठीक है, इस दिशा में प्रभावित होती है। इसका विस्तार क्या होता है, 3 अंश दक्षिणी अक्षांश से 36 अंश दक्षिणी अक्षांश तक होता है इसका विस्तार। अगर देखोगे तो ये मकर रेखा को क्रॉस कर जाता है और 36 अंश दक्षिणी तक ये पहुंच जाता है। इसका विस्तार होता है पेरू तट के पास। शरद काल में उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखीय विपरीत धारा दक्षिण की ओर खिसक जाती है, एल नीनो को जन्म देती है। यहाँ पर ये विषुवत रेखा हो गया। अब विषुवत रेखा हो गया, यहाँ पर जो उत्तरी गोलार्ध में हमारा ये कि ये धारा चलती है ना, विपरीत इसके एक धारा चलती है इससे। अब ये क्या होता है, जब शरद काल आता है तो ये शरद काल में क्या होता है कि ये नीचे खिसक जाता है, ये दक्षिण की ओर खिसक जाता है, ऐसे आ जाता है। और इससे क्या होता है, एल नीनो का जन्म होता है। जब मतलब देखो, मैं शुरू में पढ़ा रहा था, अभी बताया हूँ कि अक्षांशों का जब सूर्य ऊपर से नीचे होता है, मतलब उत्तर से दक्षिण होता है। अब इस कारण क्या होता है कि झुकने के कारण जो सूर्य किरणें पड़ती जिस हिसाब से, उस हिसाब से देखा जाए तो हमेशा 5 अंश अक्षांश का डिफरेंस पैदा हो जाता है। किस में, दोनों गोलार्धों में। मतलब जब उत्तरी गोलार्ध में जाएगा तो उधर खिसका हो जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में होगा दक्षिणी गोलार्ध में खिसका हो जाता है थोड़ा सा। यहाँ पर शरद काल में विषुवत रेखी विपरीत धारा जो होती है ऐसे चलती है, शरद काल में नीचे आ जाता है दक्षिण में। और इस कारण क्या होता है, दक्षिण में आने के कारण उत्तर से दक्षिण दिशा में 180 किलोमीटर की दूरी पर अंश दक्षिणी अक्षांश से 36 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच में पेरू के तट पर यह रन करता है। इतना बात समझ में आ गया कैसे इसका जन्म हुआ। अभी ये कैसे हुआ, आज जब ये आता है तो 3 से 4 सेंटीग्रेड तापमान को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर आया, इसने तापमान को बढ़ाया। अब इससे प्रभाव क्या क्या होगा ये जान लो। ये कहाँ कहाँ और प्रभावित करेगा। एल नीनो सक्रिय होने पर पेरू के तटीय भागों में सामान्य से कई गुना अधिक वर्षा होता है। क्यों होगा भाई, क्योंकि अब देखो यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया। अब ठंडी जब होगा तो शुष्क होगा मौसम, है ना। शुरू में ही बताया हूँ, जब ला लीना था, ला लीना का प्रचंड खत्म, अब एल नीनो गरम गरम है तो क्या होगा, यहाँ पर सामान्य से कई गुना वर्षा होगी। क्योंकि यहाँ पर अब तापमान है, जलवाष्प होकर हवाएं ऊपर उठेंगी तो भाई वर्षा जाहिर सी बात कराएंगे। या यहाँ पर तापमान ज़्यादा है तो दूसरे एरिया से क्या करेंगे, कहेंगे भैया आके हमारे यहाँ बरसो, हमारे यहाँ अनुमति देते हैं बरसो। क्योंकि रूल है ये वायुमंडल का कि उच्च वायुदाब से हमारे निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। निम्न वायुदाब कहाँ बना है, हमने पेरू तट पर। अब इससे क्या होता है देखो, अब इससे अधिक वर्षा कारण तटीय प्रशांत महासागर भाग में क्या होता है, प्लैंकटन के अभाव हो जाता है, पोषक तत्वों की आपूर्ति समाप्त हो जाती है। गवानो रोग के फैलने के कारण मछलियां मर जाती हैं, जो बहुत फेमस है मछलियों को मारने वाला ये गवानो रोग। एल नीनो हिंद महासागर में मानसून को प्रभावित करता है। अब क्यों प्रभावित करेगा ये भी जान लो। क्या था भैया, ला लीना दशा में हमारी हवा चल के, ये देखो ये हो गया हमारा अमेरिका दक्षिणी, ये हो गया पेरू, ठीक है, पेरू का तट ये हो गया। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भाई साहब के यहाँ चल के इस दिशा में ये हो गया विषुवत रेखा, यहाँ से हमारी हवाएं चल के यहाँ पर आके वर्षा कराती थी। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर ठंडी था, शुष्क मौसम था, टेम्परेचर यहाँ पर लो था, है ना। अब लो टेम्परेचर का हवाएं निकल के नहीं जाएंगी ना,
जाएंगी ना, क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक पवन योगदान दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई? क्योंकि व्यापारिक दिशा ही यही है, कमजोर नहीं है, हाई हो गया, क्योंकि ये इधर ही बहता है, इधर ये जा रही है निकल के, पेरू की धारा ऊपर जा रही है, इसको ठेल रही है, जा रहा है। अब यहाँ से ठंडी जल धाराएं कहाँ जा रही हैं? एक तरह से निकल के एक तरह से जा रही हैं यहाँ पर शुष्क मौसम की जगह क्या है, तापमान ऊंचा है, तापमान ज़्यादा है जब, तो क्या होगा, कहेगा भैया हमारे यहाँ का अनुमति देते बारिश को। और ये स्थिति हम बताएं आपको किस स्थिति में, ये बताएं हम आपको जब ला नीना था। अब क्या स्थिति हो गया, अब इसी तटवा पर क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो भैया थोड़ा फिगर हमसे बन नहीं पाता, शुरू से बताता हूँ। तो पेरू तट पर यहाँ पे क्या हो गया, विषुवत रेखा थी, अब विपरीत धारा क्या हो गई, नीचे खिसक के आ गया, 3 अंश दक्षिण से 36 अंश दक्षिण में ये चलने लगा। अब ये क्या करता है, आता तो तापमान यहाँ का बढ़ा देता है, गर्म है तो ठंडा, अब जाओ हमबोल्ट की धारा को कमजोर कर देता है, कमजोर हुआ तो व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाएंगी, है ना। अब यहाँ पर ही जल क्या होगा, वाष्पित होगा। अब यहाँ पर ठंडा था तो गरम हो गया। अब क्या है, यहाँ पर हाई, और यहाँ पर जो है क्या हो गया, पहले से ही हाई था। अब इस दिशा में क्या होगा कि ये 3 से 4 सेंटीग्रेड बढ़ाया था, तो क्या होगा, अब क्या होगी, हवाओं का रुख मुड़ गया, अब वर्षा कहाँ होने लगी, पेरू तट पर। ये एल नीनो जब भी आएगा पेरू तट पर वर्षा होगी। भारत में जो है मानसून जो है कमजोर पड़ने लगता है। अब एल नीनो आ गया, ये प्रशांत महासागर गर्म हो गया, अब इसको ठंडी जल राशियां, ठंडी जो है जलवाष्प मिला नहीं, तो यहाँ वर्षा नहीं हुआ, सूखे की स्थिति भारत में जन्म ले ली। क्लियर हो गया ना। इंडोनेशिया में आग, जंग, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जब एल नीनो ज़्यादा भयानक हुआ ना, तो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग जाएगी, भारत में सूखा पड़ जाएगा, इंडोनेशिया में भी जो जंगल है उसमें आग लगने शुरू हो जाएंगे। आजकल न्यूज बहुत चल रहे हैं, जब एल नीनो का असर दिखता है तो ये चीज़ें होती हैं। जो पुरानी कंडीशन थी, पुराने स्थिति में ये कहाँ पहुंच जाता है, हिंद महासागर पहुंच जाता है। कैसे होते हुए, अटलांटिक में जो पश्चिमी जलधारा है, एक पश्चिमी जलधारा मतलब पछुआ पवन ना दोनों गोलार्ध में, उसको पकड़ के पहुंच जाता है हिंद महासागर में, वहाँ टेम्परेचर हिट कर देता है और उष्मन हो जाती है। ये सविंदर सर की बुक में साफ साफ लिखी गई है, मैं बस आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। यहाँ पर हिंद महासागर में और तापमान बढ़ गया, और बढ़ गया तो क्या होगा यहाँ पर भैया, हिंद महासागर के हवाएं उठ के भारत के तिब्बत के पठार का हिट होने का इंतजार करेंगे भैया, और हिट हो, और हिट हो तो यहाँ थोड़ा बारिश करा दें, पूरा सूखा नहीं होगा। अगर हिट नहीं हुआ तिब्बत का पठार, सपोज करो क्या होगा, बहुत भयानक सूखा पड़ेगी, बहुत भयानक। तो क्या होता है कि इतना भयानक सूखा खाल नहीं पड़ता है, कभी कभार ही पड़ता है। तो क्या होता है कि हिंद महासागर पहले से थोड़ा हिट हो गया, हिट है तो पनिया है ना भैया, क्यों हिट रहेगा तो पनिया है, तो जमीन से ठंडा ही रहेगा। तिब्बत का पता और हिट हुआ तो क्या होता है, जाकर थोड़ा वर्षा करा देता है। इस कारण से भारत में क्या होता है, सूखा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब बहुत लोग प्रभावित होते हैं, किसान बहुत, हमारे भाई लोग बहुत परेशान होते हैं। हम खुद एक किसान के बेटे हैं, तो हमको पता है अगर ला नीना भी प्रचंड आ गई तो खूब भयानक, खूब बारिश आएगा, बाढ़ आ जाएगा। और ये धान एक समय में होता है, जून जुलाई में भयानक बाढ़ आएगा। अब उससे क्या होगा, हमारे यहाँ धान में क्या होगा, पानी में डूब जाएगा, है ना, बहुत नुकसान होगा। तो दोनों अति प्रचंड हो जाएंगे तो दोनों में नुकसान है भाई। वही बात है, जब यहाँ प्रारंभ होता है शुरू में, तो पेरी के लोग इसे आसमान की तरफ जोड़ते हैं और कहते हैं ईश्वर हमें और वर्षा दीजिए, सूखे को भगाइए। क्योंकि जब ला नीना आता तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि पेरू में वहाँ पर सूखा पड़ जाता है ला नीना के कारण, क्योंकि वहाँ पर शुष्क होती है, क्या होती है, शुष्क मौसम होता है, जिसके कारण वर्षा नहीं होता है, ठंडा होता है। लेकिन एल नीनो जो आता है, प्रतिविश्वती जो धारा जो निकल के दक्षिण की ओर आता है, खिसका होता है, इनका जन्म होता है तो वर्षा होती है, प्लैंकटन के आदि समाप्त हो जाती है, जिसके कारण मछलियां मर जाती हैं। तो प्रार्थना हाथ जोड़ के करते हैं कि हे ईश्वर हमें वर्षा दीजिए, परंतु एल नीनो को भगाइए। अब एल नीनो का प्रभाव संक्षेप में अगर देखा जाए कहाँ कहाँ होता है, कनाडा, अलास्का के उत्तरी पश्चिमी भाग के सामान्य तापमान में वृद्धि, संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग जो होता है सामान्य शरतकालीन तापमान में वृद्धि, ये प्रभाव इसका क्षेत्र है। अब दक्षिण पूर्वी एशिया पर एल नीनो का प्रभाव पड़ता है। इंडोनेशिया, भारत में अत्यधिक कमजोर कारण प्रचंड सूखे की स्थिति बता दिया हूँ, आपको समझा भी दिया हूँ। पेरू के तट के पास भीषण वृष्टि होता है, मत्स्य पकड़ में भारी कमी हो जाती है। प्रशांत महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि के कारण प्रवाल जो है क्या होता है, ब्लीचिंग होता है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर विनाश हो जाता है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में इंसेफ्लाइटिस रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा जान ही रहे हो, बाढ़ आने लगेगा तो इंसेफ्लाइटिस होगा। मैक्सिको, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में सूखे की स्थिति आदि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
अब देखो एक चीज यहाँ क्लियर कर लो कि अगर प्रशांत महासागर में एल नीनो आता है तो तापमान जो है क्या होता है, सामान्य से 5 से अधिक हो जाता है, और हिंद महासागर में सामान्य से तापमान 2 सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। अब देखो एल नीनो और दक्षिणी दोलन सदर्न ओसिलेशन जो है एक दूसरे से संबंधित बताया जाता है, अतः उन्हें हम सम्मिलित रूप से इंसो कहते हैं। जो एल नीनो दक्षिणी दोलन दोनों मिल जाता है इसे इंसो कहते हैं। इंसो लेटेस्ट आपका है जो सदर्न ओसिलेशन है, एल नीनो और ला नीना का जो है मिला रूप है, इसकी चक्रीय अवस्था है। अब नेक्स्ट पॉइंट है वाकर परिसंचरण तथा एल नीनो दक्षिणी दोलन। विशिष्ट रूप से पूर्व से पश्चिम पवन संचरण को वाकर परिसंचरण कहते हैं, जो पूर्व से पश्चिम होता है। एक तरह से देखो ऐसे समझो, जो व्यापारी पवनें होती हैं वो आकर परिसंचरण का काम करती हैं। ऐसे आप मतलब एक उदाहरण लिख सकते, पूर्व से पश्चिम कौन हवा चलती है, व्यापारी चलती हैं। इससे आप याद रख सकते हो वाकर परिसंचरण में जो हवाएं चलती हैं पूर्व से पश्चिम चलती हैं। इसका नामांकन वैज्ञानिक जीटी वाकर के नाम पर 1922-23 के आधार पर किया गया है। वास्तव में वाकर परिसंचरण जो होता है वो एक संवहनी कोशिका होती है, ठीक है। संवहनी वही व्यापारिक पवन, वही तो मैं आपको बताया हूँ, जिसका निर्माण उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के सहारे पूर्व से पश्चिम दिशा में दाब प्रवणता के कारण होता है ना। तो हमारी जो व्यापारिक पवन क्या है, प्रशांत महासागर में चाहे किसी महासागर किधर चलती हैं, पूर्व से पश्चिम चलती हैं। ये पूर्व हो गया मतलब पेरू का तट, ला नीना समय ये बहुत मजबूत होती है, ठीक है। मतलब आकर परिसंचरण ला नीना समय मजबूत होता है। आगे बोल रहा 2-3 वर्षों के अंतराल पर इस पूर्व पश्चिम दाब प्रवणता जिसे सामान्य दशा कहते हैं। मतलब ये सामान्य दशा शुरू में बताओ, ला लीना क्या है, सामान्य दशा है। सामान्य दशा ला लीना है। वाकर परिसंचरण मजबूत है, ला लीना मजबूत है, भारत में वर्षा कंफर्म होगी। अब विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो दाब प्रवणता पश्चिम से पूर्व हो जाती है। ये एल नीनो की दशा, याद रखिएगा ये क्या दशा, एल नीनो की दशा कही जाती है। वाकर परिसंचरण मतलब व्यापारिक पवनें क्या होती है, कमजोर पड़ जाती हैं। इस दिशा में कौन सी पवनें मजबूत हो रही हैं, पछुआ पवन पश्चिम से पूर्व चल रही है। क्यों हो रही है, एल नीनो के कारण, विपरीत जो विषुवतीय धारा दक्षिण में खिसक जाने के कारण। इस तरह दाब प्रवणता एवं पवन परिसंचरण में उतार चढ़ाव दोलन होता है। हाँ, तापमान कम होगा दाब बढ़ जाएगा, यही ना। वाकर महोदय ने इसे दक्षिणी दोलन सदर्न ओसिलेशन कहा, तो वही चीज है, नाम दिया। तो एल नीनो ला लीना का मिला जुला रूप है, देखोगे जो सदर्न ओसिलेशन कहा जाता है। तो नॉर्मल दशा में मतलब ला लीना के समय दशा देख लो, ला लीना के समय यह दशा है ना, ये ला लीना के समय ये दशा है, इसे लॉ लीना कहा जाता है। इसी को हम वाकर परिसंचरण मजबूत कहेंगे, ठीक है, मजबूत की स्थिति में। अब देखो इसमें क्या होगा कि उच्च वायुदाब यहाँ है, सतही प्रवाह हो रही है, तब इस चिल्ला रहा हूं मैं क्योंकि हवाएं क्या होंगी, ये आ रही हैं, ऊपर चढ़ रही हैं, फिर से आ रही हैं, फिर से हो रही है। ऐसे होके क्या हो रही है, यहाँ से उच्च प्रेशर से लो प्रेशर, हिंद महासागर में लो प्रेशर थोड़ा यहाँ से और जाके यहाँ उच्च प्रेशर करेंगे, यहाँ पर तिब्बत का पता हिट रहेगा, बारिश कर देगी। क्लियर हो गया ना, ये ला लीना की दशा है। अब एल नीनो की दशा में देख लीजिए, एल नीनो की दशा में पेरू तट निम्न दाब, उच्च दाब कहाँ हो गया, अपने इंडोनेशिया एरिया में। अब यहाँ पर हो गया, अब इस स्थिति में क्या होगा, वही है, ये बार बार सदर ओसिलेशन बोल रहे थे, यही बोल रहे थे वाकर महोदय, इसे सदर ओसिलेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों की स्थिति में बदलाव हो रहा। अब इसमें क्या होगी, हवाओं की दिशा इधर से इधर हो गई। अब इस स्थिति में सतही प्रवाह कहाँ से किधर हो रहा है, पश्चिम से पूर्व हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था, पूर्व से पश्चिम हो रहा था, मतलब ला लीना में शुरू से लाते आ रहा हूँ। देखो ये अगर इतना समझ लिया आप, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब इस स्थिति में क्या होगी, सूखा कहाँ पड़ेगी, हमारे भारत क्षेत्र में, है ना, क्योंकि यहाँ से आर्द्रता खींच के कौन ले जा रहा है, यहाँ से खींच के ले जा रहा है हमारा पेरू तट, पछुआ हवा का रूप धारण कर लिया। इस स्थिति में सूखा की अवस्था कहाँ पड़ेगी, पेरू पड़ेगी। इस स्थिति में बारिश कहाँ आएगा, पेरू पर आएगा। बारिश वर्षा कहाँ होगी, पेरू पर होगी। ला नीना को दशा में वर्षा इंडोनेशिया और भारत में होगी। अब यहाँ पर देखिए वायुदाबी सिस्टम में स्थानिक और कालिक परिवर्तन दक्षिणी दोलन सूचकांक जो सदर ओसिलेशन है उसका सूचकांक 2 रूपों में होता है, 2 प्रावस्था में से पढ़ा जाता है। देखो उच्च अवस्था रहेगी तो ला लीना, वही चीज़ है, क्या आपको घुमाओ, जिससे भारत में वर्षा होगी। सूखा कहाँ पड़ेगा, पेरू के तट पर पड़ेगा, है ना, इंडोनेशिया में वर्षा होगी। तो निम्न अवस्था में एल नीनो होता है, सूखा कहाँ पड़ेगा, भारत में पड़ेगा, इंडोनेशिया में पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा, अफ्रीका में पड़ेगा, अफ्रीका पूर्वी एरिया में,
और साथ ही बारिश का होगा, पेरू तट पर बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, प्लैंकटन का मृत्यु हो जाएगा क्योंकि एल नीनो वहाँ पर तगड़ा होगा, मछलियाँ मर जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई। देखो ये एल नीनो की अवस्था है। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जो संकल्पना, इसे जान लेते हैं। तापी संकल्पना 1686 में, गतिक संकल्पना फ्लोन का 1951 में। हेलेन ने दिया है तापी संकल्पना। सिंपल सा बता देता हूँ कि क्या होता है कि हिंद महासागर में उच्च तापमान, क्लियर। हमारे धरती पर भारत में जो होता है क्या होता है, निम्न तापमान। ठीक है, निम्न। तो यच से, तो मान लो ये हमारा भारत हो गया और ये हमारा हिंद महासागर पूरा हो गया, ये वाला एरिया। अब यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है। तो सीधी सी बात है, लो प्रेशर जब होगा, हाई प्रेशर यहाँ होगा, तो थैले के अनुसार हवाएं क्या होंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की होंगी, तो भारत में मानसून की उत्पत्ति होगी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आएगा जब ये उत्तरी गोलार्ध में सूर्य चमकेगा। और जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चमकेगा तो उस समय हमारा जो टेम्परेचर होगा यहाँ पर हाई हो जाएगा। हमारे बर्फ एरिया उत्तरी भारत में, पहाड़ी क्षेत्र में लो टेम्परेचर कहाँ हो जाएगा, हमारे क्या होगा, हिंद महासागर में यहाँ पर। अब इस दशा में मानसून जो जिसे हम कहते हैं चलता है, उत्तरी पूर्वी मानसून, है ना। तो ये जो मानसून आएगा इसमें बर्फ है तो कुछ आएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, शुष्क रहेगा, लेकर आएगा अपने साथ कुछ नहीं, बर्फ है। तो क्या होगा कि जब ये पहुंचेगा बंगाल की खाड़ी में, वर्षा उठाकर तमिलनाडु में वर्षा करा देगा। तो ये हो गया तापी संकल्पना हेले का। इतना बस जानो, इससे ज़्यादा हम आपको लाइन वाइज लाइन बताएंगे तो उससे कोई फायदा है नहीं, जो कंसेप्ट वो जान लो। अब फ्लोन का हो गया गतिक संकल्पना। तापी संकल्पना के विरोध में गतिक संकल्पना आया था, याद रखिएगा। इन्होंने बताया कि वायु पेटियों के खिसकाव से भारत की मानसून की उत्पत्ति होती है। अब कैसे होती है, अब जान लो। अब क्या है कि ये बोलते हैं भूमध्य रेखा में व्यापारी पवनों के मिलने के कारण। अब जैसे कि मान लो ये क्या है, ये विषुवत रेखा है, ये हो गया ना। अब ये विषुवत रेखा 30 अंश से, ये क्या हो गया 30 अंश दक्षिण में या उत्तर में। अब ये व्यापारी पवन है। अब क्या होता है कि जब ये खिसक के, मतलब मान लो क्यों खिसकेगा, टेम्परेचर क्या होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा उत्तरी गोलार्ध में होगा, मतलब सूर्य नॉर्थ में होगा, तो हवाएं कहते हैं ये खिसक के कहाँ चली जाती है, मिलने चली जाती है 30 अंश से उत्तर में। अब फिर से यहाँ पर जब जाएंगे तो कहाँ, हवाओं के कारण कहाँ वर्षा होगी, ये जाएंगे, टेम्परेचर यहाँ हो गया, हाई प्रेशर यहाँ से है, हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर ये लेके यहाँ से गई और यहाँ पर लो प्रेशर था, यहाँ वर्षा करा दी। फिर से दक्षिणार्ध जब शुरू होता है तो हवाएं जो है उत्तर वाली दक्षिण में घुस जाती हैं, जिसे सदर इंटरट्रॉपिकल कहा जाता है। ये दक्षिण में जब घुस जाती हैं, ये यहाँ से लेकर आई बंगाल की खाड़ी से वर्षा और तमिलनाडु में वर्षा करा दी। वही चीज़ ये बता रहे हैं, बशर्ते ये हवाओं के रूप में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। उन्होंने टेम्परेचर के रूप में एक्सप्लेन किया, बस दोनों का एक ही चीज़ है, बस थोड़ा थोड़ा ये कंसेप्ट में हवा और तापमान लेनी है, इतना ही है इनका फ्लोन महोदय का। अब भारतीय मानसून की उत्पत्ति के 1950 के बाद से क्या क्या चीज़ें मान्य है, देखो। हिमालय तथा तिब्बत का पठार की स्थिति, जो भारतीय मानसून की उत्पत्ति होगी। फिर से पर ध्रुवीय भंवर जब होगा, इसके कारण उत्पत्ति होता है। फिर से उच्च तलीय क्षोभ मंडल में जेट स्ट्रीम का संचरण जो पूर्व से पश्चिम में होता है, जो आपको बताया हूँ, भारत और अफ्रीका वाला। फिर से चौथा, एशिया के बृहद स्थलीय भाग, हिंद महासागर जलीय भाग के कारण यहाँ पर हिस्मन शीतलन के कूलिंग के कारण क्या होता है, हमारी भूमि है, भारत है, कूलिंग हिंद महासागर में जिससे वर्षा होगी, ये बताता है। एल नीनो दक्षिणी दोलन, इनको आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, रूस तथा भारतीय वैज्ञानिकों ने मानसून एक्सपेडिशन मोनेक्स 1973 में प्रारंभ किया था। याद रखिएगा ये चीज़, ये पूछा गया है कब हुआ था इसके बारे में, तो 1973 में। अब फिर से इसमें पिक कोटेश्वरम महोदय जो 1998 में भारतीय मानसून की उत्पत्ति था, उसकी क्रियाविधि के लिए तिब्बत के पठार को बहुत महत्वपूर्ण कारक माना। किसने बोला था कि तिब्बत के पठार के कारण भारत में वर्षा होती है, तो ये पिक कोटेश्वरम महोदय ये बहुत महत्वपूर्ण मानते थे तिब्बत के पठार को। और इसमें इन्होंने तिब्बत उच्च प्रदेशों 2 रूपों में भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। पहला, एक शक्तिशाली यांत्रिक अवरोधक के रूप में, दूसरा उष्मन। अब ये शक्तिशाली यांत्रिक अवरोध क्या होता है, जैसे कि देखो जो भी बहुत सारी शीतकालीन हवाएं आती हैं उसको ये रोक देता है ना, ऊपर से हिट होता है जिसके कारण टेम्परेचर होता है। बादलों को वर्गीकरण से संबंधित सिद्धांत आया है, 1932 में अंतर्राष्ट्रीय विभाजन हुआ था। इसमें 4 प्रमुख बादल थे और 10 उप प्रकार इसमें थे। अब इसके प्रमुख जो प्रकार हैं ये मैं आपको चैप्टर वाइज जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ये पूछा गया।
अब वर्षण का सिद्धांत देख लेते हैं। अरस्तु ने सबसे पहले बताया कि बादलों की जलबूंदों के समूह होते हैं तथा उनका निर्माण वायु के ठंडे होने से होता है। बादल कब बनता है? बादल तो हीटिंग के कारण बनता है ना, टेम्परेचर ऊपर उठेगा, बादल का निर्माण होगा। जलबूंदों का समूह कब बनता है? यहाँ पर जब वायु ठंडा हो जाए। क्लियर हो गया ना? तभी जलबूंद अपने धरती पर गिरेगा, टप टप। फिर से नेक्स्ट पॉइंट है 1637 में रेले डिलकार्टिस ने बताया कि जलवाष्प वायु नहीं होती है बल्कि कण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में टोरिसेली द्वारा बैरोमीटर के आविष्कार के साथ वर्षा के विषय में जानकारी वैज्ञानिक स्तर पर मिलने लगी थी। ये आपका पॉइंट आप याद रख सकते हैं, नहीं तो ये पूछा नहीं गया लेकिन आप देख सकते हैं। प्रसरण तथा संपीड़न सिद्धांत, फिर से 1765 में हैमिल्टन ने संलयन सिद्धांत दिया था। हेले ने लवड़ी उछनता सिद्धांत दिया था। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। पर्वतीय वर्षा सिद्धांत हेलेन और डिल्यूस और डुकाला ने दिया है। सन हेलेन दिया 1693 में पर्वतीय वर्षा सिद्धांत, डिल्यूस ने 1772 में, डुकाला ने 1781 में। हटन ने 1788 में वायु की असमान घोलन शक्ति के आधार पर वर्षा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर। स्थैतिक विद्युत सिद्धांत के अंतर्गत फ्रैंकलिन, हिल्स, बेसारिया, वाटसन और नोलेट विद्वान ने ये चीज दिया, उसको प्रमाणित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है 1841 में एलियास लूमिस ने वर्षा के कारणों को विशद व्याख्या की थी कि वर्षा किस कारणों से होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा इनका पॉइंट। ये जलबूंदों का आकार पर निर्माण तथा विस्तार के संबंध में बिजनर ने 1895, लेनार्ड ने 1904 और डेफान 1905 ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे वर्षा के बारे में। ये देखो सारे जो है ना छोटे छोटे पॉइंट है, सविंदर सर की बुक में और DS लाल सर की बुक में मिल जाएगी, सारे इंपॉर्टेंट है। मैं सारी चीज़ों को छांट के लाकर मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में सारे उठा के इनके ही किताब से पूछा था। ये लोग लेजेंड हैं, इनके किताब को हमेशा पढ़ना चाहिए। अब मैं उसी का आधार पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें पता चल सके कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। 1933 में बर्जरान ने और फंडिसन मेघ अस्थिरता सिद्धांत सामने आया। देखो ये 1933 में जो है बर्जरान जो दिए हैं, फंडिसन इस मेघ अस्थिरता या आइस क्रिस्टल सिद्धांत में संशोधन किए हैं। सर्वप्रथम 1911 में मैं बताता हूँ वेगनर महोदय ने इस सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम विकास करने का प्रयास किया था। वेगनर महोदय, बर्जरान इसका जो है प्रतिपादक हैं 1933 में। अब टकराव सिद्धांत एक है ये देखिए इतना फेमस अपने यहाँ नहीं है, रसायन विज्ञान में किसी विद्वान के द्वारा दिया गया, बहुत फेमस है। तो टकराव सिद्धांत भी क्योंकि मॉलिक्यूल से टकराते हैं अपने वर्षा में भी, तो टकराव सिद्धांत भी वर्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है लेंगम्योर, इस समान ने टकराव सिद्धांत में संशोधन प्रस्तुत किया था। जो टकराव सिद्धांत है संशोधन किसने दिया है? तो लेंगम्योर ने। अब टकराव सिद्धांत किसने दिया है एग्जैक्ट में खोजा नहीं मिला, आप लोग को मिले तो बताइएगा। वायरस की संकल्पना का प्रतिपादन प्रथम विश्व युद्ध के समय में किया गया था, जिसमें नॉर्वे के 2 वैज्ञानिक थे। याद रखिएगा वैज्ञानिक कहाँ के हैं ये भी पूछा गया, किस देश के हैं। बी बर्कनीज तथा उनके पुत्र जे बर्कनीज, ये वायरस की संकल्पना में कार्य किए हैं, बताए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखिए टी जो बर्जरान है ये जो है स्वीडन के हैं। जे बर्कनीज के यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ जो बी बर्कनीज के पुत्र हैं ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। क्लियर हो गया ना? ये नॉर्वे के हैं और ये जो टी बर्जरान देखिए मिस्टेक से लिखा गया, ये कहाँ के हैं? ये अपने स्वीडन के। पूछा गया सोलबर्ग भी कहाँ के? नॉर्वे के हैं। इन्होंने मौसम पूर्वानुमान में वायरसों का महत्वपूर्ण योगदान बताया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है चक्रवात से संबंधित सिद्धांत। प्रति चक्रवात से संबंधित सिद्धांत जो आते हैं, शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति सिद्धांत, इसमें नॉर्वे के 2 ऋतु वैज्ञानिक जैसे बी बर्कनीज और जे बर्कनीज शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति के ध्रुवीवातक के सिद्धांत, पोलर फ्रंट थ्योरी नाम से मशहूर है इनका। ये सिद्धांत 1918 में प्रतिपादन किया गया था। इस सिद्धांत को लहर सिद्धांत, वेव थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। स्वीडन के जो है प्रसिद्ध है जो है विद्वान बर्जेन के नाम से भी इसे बर्जेन सिद्धांत भी कहा जाता है। क्लियर हो गया, पहले ही बता दिया था स्वीडन के हैं टी बर्जेन। सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया ऋतु वैज्ञानिक क्लामेंट रैग ने उष्ण एवं उपोष्ण चक्रवातों का नामकरण के लिए सन 1887 और 1907 तक व्यक्तिगत वाचक नामों का पर्सनल नेम्स का उपयोग किया था। पर्सनल मतलब जो उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं हर जगह, उनका एक नाम दिया जाता है कि अपने यहाँ मोथा आया, तो ये जो है किसी के नाम पर रखा जाता है। ये
सर्वप्रथम किसने किया था? क्लाइमेट रैगन, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। अब नेक्स्ट सिस्टम में है हरिकेन और टाइफून। ये देखो हरिकेन और टाइफून, ये देखो सैफिर और सिम्पसन टॉर्नेडो जो है पूजिता स्केल पर नुकसान और तीव्रता का मापन के लिए। अब देखिए जलवायु वर्गीकरण जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट चल रहा है, इसके बाद से हमारा जलवायु सिद्धांत खत्म हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, कैंडाल जो थे फ्रांस के रहने वाले थे, इन्हीं के आधार पर 1874 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, विश्व को 5 कटिबंधों में बांट दिया था इनका वनस्पति के आधार पर। अब ये कैंडाल फ्रांस के 1874 में, इन्हीं के आधार पर हमारे जो है कोपेन महोदय ने अपना सिद्धांत दिया था। ये 5 अल्फाबेट अक्षरों में बांट दिया था। चलिए उसको जान लेते हैं, उसके बाद से जो 2 और विद्वान उनको जान लेंगे, हमारा खत्म हो जाएगा यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी। जर्मन वनस्पति विज्ञानी तथा जलवायु विज्ञान वेत्ता व्लादिमीर कोपेन ने 1900 में विश्व की जलवायु का वर्णनात्मक, याद रखिएगा पूछा जाता है, वर्गीकरण प्रस्तुत किया। 1918 में कोपेन ने इसमें संशोधन एवं परिमार्जन किया। औसत वार्षिक तापमान एवं और क्या परिमार्जन किया है? औसत वार्षिक वर्षा तथा उसके ऋतुक वितरण, सेसनल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर विश्व की जलवायु का पुनः निरीक्षित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो 1918 में इन्होंने औसत वार्षिक वर्षा और ऋतुक वितरण और औसत वार्षिक तापमान का इन्होंने बदलाव किया था। पुनः 1931 और 36 में संशोधित किया है। 1953 में गीगर पोई और ये जो है पाल नाम से फेमस हुआ है, गीगर पोई पाल, कोपेन के योगदान इसमें विश्व के जलवायु वर्गीकरण की मौलिक योजना को संशोधित करके वर्गीकरण की नई योजना प्रकाशित की। तो देखो 18 में कहीं ना, 31 में कहीं ना, 36 में कहीं ना, फिर 53 में कहीं ना, 4 बार इस संशोधन में कही जाना। नेक्स्ट, कोपेन का वर्गीकरण परिमाणात्मक क्वांटिटी होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, क्योंकि जलवायु प्रदेशों की सीमाओं के निर्धारण में तापमान तथा वर्षा संबंधी संख्यात्मक मूल्यों, न्यूमेरिकल वैल्यू को सम्मिलित किया गया, इसीलिए अधिक जो है इनको वैल्यू दिया गया। अब देखो यहाँ पर परिमाणात्मक लिखा था, यहाँ पर मैंने आपको वर्णनात्मक बताया। ठीक है, तो रिजल्ट के आधार पर, वर्णन करके आधार पर इसमें बताया गया। तो ये दोनों चीजें आप लोग याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है। कैंडाल के 5 जो वनस्पति थे उसको इन्होंने अल्फाबेट अंग्रेजी अक्षरों से क्या किया है? बदल दिया है अपने प्रदेशों को। इन्होंने बताया 5 जो अक्षर थे ABCDE, तो इसमें मेगाथर्मल, जेरोफाइटिक, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल, हेक्सोथर्मल, ये प्रयोग किया अलग अलग प्रदेशों के लिए इस शब्दों का, याद रखिएगा। ये मेगाथर्मल सबसे ठंडे महीने का तापमान इसमें 18 सेल्सियस से अधिक होता है। जेरोफाइट में लंबी जड़ें, मोटी छाल, मोमदार पत्तियां, छोटे आकार की पत्तियां, कांटे आदि होते हैं। ये एक तरह देखिएगा तो शुष्क क्षेत्र, मतलब रेगिस्तानी एरिया का ये बात कर रहे हैं। जैसे मेसोथर्मल सबसे सर्द महीने का तापमान 18 सेल्सियस से कम होता है, परंतु -30 सेल्सियस से अधिक होता है। सबसे ठंडे महीने का तापमान 10 सेल्सियस से अधिक परंतु 22 सेल्सियस से कम होता है, जो माइक्रोथर्मल कहा जाता है। एक्स्टोथर्मल टुंड्रा पर से लिथोसाल मिट्टियां में केवल लाइकेन तथा मांस विकसित हो पाते हैं, तो ये तो एकदम ठंडा होता है। तो ये हो गया इनका 5 प्रकार। अब ABCDE में इन्होंने बांट दिया इसको। मेगाथर्मल जो हम पढ़ते हैं, ये जलवायु शीत ऋतु रहित रहता, मतलब यहाँ पर शीत ऋतु नहीं रहता, याद रखिएगा ये चीज। उष्णकटिबंधीय में आर्द्र जलवायु, वर्ष भर आर्द्र एवं गर्म दशाएं होती हैं। औसत वार्षिक तापमान सदा 18 सेल्सियस से अधिक रहता है, शुरू में बताया। बी जलवायु में गर्म एवं शुष्क जलवायु ये होता है। वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है, मतलब जितना बारिश नहीं होता उससे ज़्यादा यहाँ पर वाष्पीकरण होता है, मतलब सूखा पड़ जाता है, रेगिस्तानी रहेगा। वर्ष भर लगातार नमी की कमी रहती है। सी जलवायु में सामान्य शीत ऋतु, यहाँ पर सामान्य शीत ऋतु वाली मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु जो होता है, जिसे हम कहते हैं उष्णार्द्र समशीतोष्ण जलवायु। सबसे सर्द तथा सबसे गर्म महीने का औसत तापक्रम 8 सेल्सियस से 18 सेल्सियस के बीच होता है। जब इसमें हल्का गर्मी होता है तो 22 सेल्सियस तक चला जाता है। चौथा है डी जलवायु, मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु, शीतवन जलवायु, सामान्य शीत ऋतु भी से कहा जाता है। सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 से कम होता है। यहाँ पर सबसे गर्म महीने का औसत तापमान जो होता है यह 10 सेल्सियस अधिक, किंतु जो है 22 सेल्सियस से कम होता है।
पांचवा ई जलवायु, ध्रुवीय जलवायु, ग्रीष्म ऋतु अनुपस्थित, मतलब यहाँ पर तो घामों में नहीं होता, ग्रीष्म ऋतु होता ही नहीं है, मतलब होता है तो वहाँ सूर्य किरणें पहुंच ही नहीं पाती। सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 सेंटीग्रेड से कम होता है। अभी ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। अब इसमें सैम्बल कुछ है, जान लेते हैं। यह मतलब होता है वर्ष भर वर्षा होती है। इसमें सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 सेल्सियस से भी अधिक रहता है। वर्ष के प्रत्येक महीने में न्यूनतम कम से कम 6 सेंटीग्रेड वर्षा अवश्य होती है। यह मतलब मानसूनी जलवायु। लघु शुष्क मौसम यहाँ पर होता है। सबसे शुष्क महीने में कम से कम 6 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जो सबसे शुष्क होगा 6 सेंटीमीटर से कम वर्षा यहाँ पर होता है। डब्लू क्या है? शुष्क शीत ऋतु। यस क्या है? शुष्क ग्रीष्म ऋतु। क्लियर हो गया ये सिंबल आप लोग याद रखिएगा। ये जलवायु जो मेगा थर्मल होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु, 4 भाग इसके हैं। ट्रॉपिकल ट्रेंड क्लाइमेट। सबसे ठंडे महीने का जो आपको बताया तापमान जो होता है 18 सेल्सियस से अधिक होता है। यहाँ पर हो सके जितना एग्जाम आप व्यू से रहे वही अच्छा है। एफ जलवायु, वार्षिक और दैनिक तापमान अंतर न्यून होता है। शुष्क महीने में 6 सेमी से अधिक वर्षा, इसे विषुवत रेखीय जलवायु कहता है। शुष्क महीना रहेगा उसमें भी 6 सेमी वर्षा होगी। और वार्षिक और दैनिक तापमान अंतर इसीलिए न्यून होता है क्योंकि यहाँ वर्षा होती है, विषुवत रेखीय प्रदेश है। ए डब्ल्यू जलवायु, वर्ष भर उच्च तापमान, एक महीने में 6 सेमी से कम वर्षा होती है। शीतकाल शुष्क होता है, ठीक है, जहां पर ये आ जाए विंटर ड्राई। एम जलवायु, मानसूनी जलवायु, एक लघु शुष्क मौसम होता है इसमें। एएस जलवायु, एएस जलवायु जान ही रहे हैं, शुष्क ग्रीष्म ऋतु बहुत कम पाई जाती है इसमें। बी प्रकार की जलवायु शुष्क जलवायु। यन यन जो इसमें सिंबल होता है न्यूनतम कोहरा होता है। यन से इसमें सिंबल किया जाता है, न्यूनतम कोहरा को दर्शाता है। बहुत न्यून कोहरा यहाँ पर पड़ेगा क्योंकि शुष्क जलवायु है। अब यहाँ पर ए का मतलब होता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के शुष्क महीने की अपेक्षा शीत ऋतु की आर्द्रता महीने में 3 गुना अधिक वर्षा होती है। बी डब्ल्यू जो होता है यहाँ पर जलवायु शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। अब बी एस जो होता है यहाँ पर शुष्क स्टेपीय जलवायु होता है। देखिए यहाँ पर बी डब्ल्यू एच जलवायु, बी डब्ल्यू एच में उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु, तापमान 18 सेल्सियस से अधिक औसतन होता है वार्षिक। बी एस एच जलवायु उष्णकटिबंधीय, देखिए एस आएगा स्टेपी आएगा, ये स्टेपी है जलवायु, तापमान औसतन जो होता है 18 सेल्सियस वार्षिक होता है। बी डब्ल्यू के मध्य अक्षांशीय के मन कूल होता है। शीत रेगिस्तानी जलवायु, तापमान 18 सेल्सियस से कम औसतन होता है वार्षिक। बी एस के फिर से एस के, देखो ये विंटर होगा ना, विंटर ड्राई, यहाँ पर समर ड्राई, एस का मतलब, के का मतलब कूल होता है। तो बी एस के मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु, तापमान जो होता है 18 सेल्सियस से कम औसतन वार्षिक होता है, ठीक है। ये दोनों कूल था। तो देखिएगा यहाँ जो हॉट था उसमें औसतन तापमान 18 सेल्सियस से अधिक था, यहाँ पर जहाँ कूल था वहाँ पर 18 सेल्सियस से कम था, ठीक है। लेकिन ये डब्लू और एस का ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये डब्लू मतलब विंटर ड्राई होगा, ठीक है, एस का मतलब समर ड्राई होगा। अब देखिए सी प्रकार की जलवायु समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु होता है। सी एफ जलवायु पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु होता है। शुष्कतम महीने में 3 सेमी जो होता है, इसको देखें 1.2 इंच से अधिक वर्षा होती है। जो शुष्कतम महीना होता है उसमें भी 3 सेमी करीब वर्षा होती है सी एफ जलवायु में। सी डब्ल्यू में चिन्ह तुल्य जलवायु होता है ये सी डब्ल्यू। अब सी एस तो आप जान ही रहे हैं, बहुत फेमस जलवायु है, बहुत पूछा जाता है। ग्रीष्मकाल शुष्क होता है सी एस। समर क्या होता है? ड्राई। ग्रीष्मकाल शुष्क। ग्रीष्मकाल के शुष्कतम महीने की अपेक्षा शीतकाल में सबसे आर्द्र महीने में 3 गुना अधिक वर्षा होती है। रूम सागरी या भूमध्य सागरी से जलवायु कहते हैं, जो मीठे फलों के लिए, खट्टे फलों के लिए फेमस है, रसदार फलों के लिए। डी जलवायु शीतोष्ण जलवायु, सबसे ठंडे महीने का औसतन तापमान -3 सेल्सियस से फारेनहाइट में देखेंगे -3 सेल्सियस से 26.6 फारेनहाइट से कम होता है। उष्णतम महीने का तापमान 10 सेल्सियस मतलब 50 फारेनहाइट से अधिकतम होता है, जो डी जलवायु होता है। डी एफ जलवायु शीताद्र जलवायु, जिसमें शुष्क नहीं होता है, याद रखिएगा ये चीज। इसमें पुनः 3 प्रकार होते हैं, विभाजित किया गया डी एफ जलवायु को। ये शुष्क नहीं होता है, इसमें कोई शुष्कता नहीं होती है शीताद्र में। अब देखिए इसमें डी एफ ए होता है, लंबी ग्रीष्म ऋतु महाद्वीपीय जलवायु कहलाता है। डी एफ बी लंबी एवं शीत ग्रीष्म ऋतु होता है।
DFC लघु तथा शीत होता है ग्रीष्म ऋतु। क्लियर, लघु होता है ये। फिर से DW होता है मतलब विंटर ड्राई। ये हो गया जलवायु जो होता है DW शीताद्र जलवायु होता है जिसमें शीतकाल शुष्क होता है। इसमें निम्न 4 उप प्रकार हैं जिसमें बांटा गया है। ये जो है DWA महाद्वीपीय जलवायु दीर्घ सर्द जो होता है शीत ऋतु। इसे DWB उप आर्कटिक प्रकार की जलवायु सर्द लघु ग्रीष्म ऋतु। DWC ठंडी दीर्घ शीत ऋतु या था। और DWD सबसे ठंडे महीने का तापमान -38 से कम होता है। अब देखिए ये बहुत कठिन आपको लगेगा, लेकिन जब आप डिवाइड करके 2-3 बार रिपीट कर लेंगे तो ये चीज़ें आपसे कोई परीक्षा में गड़बड़ नहीं होगी। अब देखिए, अब इसमें आपको याद क्या करना भी मैं बता देता हूँ। ई जलवायु बताने के बाद ज़्यादा फोकस किस पर करेंगे, वैसे सब इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा किसको याद कर लेंगे तो आपका बन जाएगा काम। अरे समय कम है तो उष्णतम महीने का तापमान जो है 10 सेल्सियस से कम होता है। इसके 2 उपभाग है ET और EF। ये तो याद रखना ये पूछा गया है। ये तापमान यहाँ पर कितना होता है इस क्षेत्र में ई जलवायु के, तो ये 10 सेल्सियस से भी कम होता है। ET जलवायु टुंड्रा जलवायु होती है। यहाँ पर उष्णतम महीने का तापमान 10 से कम होता है किंतु 0 से अधिक होता है। EF जलवायु हिमाच्छादित होता है। ये सभी महीनों में तापमान 0 से कम होता है मतलब 32 फ़ारेनहाइट से भी कम होता है। याद रखना A यहाँ पाया जाएगा तो B इस एरिया में, फिर से C उसके ऊपर एरिया में, नीचे भी वैसे होगा। B इस एरिया में यहाँ पर पाया जाएगा, देखो ये इस एरिया में, और C इसके नीचे। ठीक है, देखो ये कलर चेंज हुआ, C हो गया। फिर से यहाँ पर देखोगे आप लोग D, तो D यहाँ पर देखो पाया जाएगा। जो भी हिम नहीं है तो हिम नहीं है तो ये ज़्यादा इस एरिया में पाया जाएगा। देखो कलर चेंज हुआ। इस हिसाब से मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये D वाला एरिया हो गया, ये E वाला एरिया हो गया, है ना। तो इस हिसाब से आप लोग इसे समझिए ऊपर नीचे करके। फिर से भारत में देखिए ई प्रकार की जलवायु ध्रुवीय तुल्य जलवायु होती है। हाँ, ETF प्रकार की जलवायु होती है टुंड्रा तुल्य जलवायु होती है। ये पाया जाता है आपका उत्तराखंड और हिमाचल क्षेत्र में। ध्रुवीय जलवायु होती है कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है ई प्रकार की आपका देखोगे तो लद्दाख में, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। फिर से DFC जलवायु कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में, हो गया ना। AW जो जलवायु पाई जाती है उष्णकटिबंधीय, ये देखो उड़ीसा क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ है, ये आपका हो गया कौन सा एरिया है, ये तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र यहाँ पर आपका तेलंगाना, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का कुछ हिस्सा मिला के आपका क्या पाई जाती है, स्टेपी जलवायु BSHW जलवायु पाई जाती है। ठीक है, AS जलवायु जिसमें वर्षा कब होता है, लौटते हुए मानसून से, ये तमिलनाडु का एरिया हो गया। AMW जलवायु जो वर्षा होता है इसमें लघु शुष्क ऋतु होता है, मानसूनी जलवायु होता है। AM मतलब मानसूनी होता है। ये आपका आ गया कर्नाटक और केरल वाले क्षेत्र में पूरा ये, और तमिलनाडु का हिस्सा हो गया ये पूरा। क्लियर हुआ। फिर से आपका CWG जो अपना गंगा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो गया, ले लिया बिहार का क्षेत्र हो गया, ये पूरा पूरा असम का हो गया, है ना। यहाँ पर हिमालय वाले क्षेत्र में देखे होंगे, मेघालय हो गया, यहाँ पर मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, ये सब आ जाएंगे। AW में देखोगे तो मिजोरम और त्रिपुरा भी ये घुसा हुआ है, ये देखो ये पूरा ऐसे आ जाएगा। ये अगर मैं दिखाऊं तो ये एरिया हो गया क्लियर। फिर से BWHW उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, देखो हॉट होता है, W मतलब विंटर ड्राई होता है, विंटर ड्राई विंटर मतलब ये पूरा मरुस्थल है, मतलब ये आपका हो गया थार का मरुस्थल। अब जस्ट BSHW जो होता है स्टेपी जलवायु होता है, ये पंजाब के जो एरिया है उस एरिया में पाया जाता है। ठीक है, पंजाब वाले रीजन में ये पाया जाता है। तो ये आपका हो गया क्लियर। मरुस्थली देखो राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ, पंजाब होते हुए फैला हुआ है। तो ये कोपेन के अनुसार आपका हो गया भारत के जलवायु के विभाजन। तो ये याद रख लो, ये फिगर से मैं आपको इसीलिए समझाया हूँ ताकि आपके जुबान पर याद रहे। थार्नट्वेट की जो होता है ये वर्गीकरण क्लासिफिकेशन बाय थार्नट्वेट, इसमें बस B अक्षर थोड़ा चेंज हो जाता है। B उन्होंने आर्द्र माना है, उन्होंने B ड्राई कोपेन ने माना, ये याद रखिएगा। अमेरिका के ये रहने वाले हैं, वो जर्मन थे कोपेन,
1931 में उत्तरी अमेरिका की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। वास्तव में 1931 में उत्तरी अमेरिका की जलवायु का मानचित्र का प्रकाशन किया था इन्होंने, उसी में इन्होंने दिया अपना सिद्धांत। 1933 में कुछ परिमार्जन करके पूरे विश्व की जलवायु को निश्चित प्रकारों में विभाजित किया। तो 31 में उत्तरी अमेरिका की जलवायु क्या किया, 33 में पूरे विश्व का इन्होंने विभाजित कर दिया था 31 वाले में परिमार्जन करके। 1948 में इन्होंने फिर से संशोधन किया विश्व की जलवायु का। इन्होंने अपने संशोधन को जलवायु का जो सिद्धांत दिया अनुभविक उपागम इंपेरिकल अप्रोच पर आधारित है, मानो इन्होंने फील कर करके इस चीज को बताया। 32 प्रकार के मान्य जलवायु 120 उप प्रकार हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। ओपन की बात थानटवेट जो महोदय हैं ने भी स्वीकार किया कि वनस्पति जलवायु की सूचक होती है। वनस्पति पर वर्षा की मात्रा तापमान का पर्याप्त प्रभाव होता है, परंतु वाष्पीकरण को भी ध्यान में रखना होगा, ये हमारे थानटवेट महोदय ने बताया है। वाष्पीकरण भी बहुत बड़ा रोल होता है। वर्षण प्रभावित, इन्होंने बताया वर्षण प्रभावित जलवायु प्रदेशों की सीमा निर्धारण में महत्वपूर्ण प्रदान करता है, ये इन्होंने बताया। वर्षण प्रभावित जो होता है इसको देख लेते हैं। वर्षण प्रभावित का तात्पर्य संपूर्ण वार्षिक वर्षा के केवल उस भाग से है जो वनस्पति की उत्पत्ति तथा विकास को प्रभावित करती है। मतलब जिससे वनस्पति की उत्पत्ति होती है और जिससे वो प्रभावित होती है विकास करते समय, वो जो वनस्पति उसी को इन्होंने माना वर्षण प्रभावित है। तो इन्होंने सूत्र दिया इसके लिए, वर्षण प्रभावित का पहला सूत्र है P/E। ये पूछा गया अनुपात बराबर होता है 11.5 कोष्टक में R/T-10 कोष्टक बंद, और फिर से इस पर 10/9 है। फिर से इनका दूसरा सूत्र है PE जो होता है P/E सूची में बराबर होता है यहाँ पर 12, यहाँ पर सिग्मा I बराबर 11.5 कोष्टक बंद R/T-10, फिर से कोष्टक बंद 10/9। R का मतलब होता है औसत मासिक वर्षा से, यहाँ पर R जो लिया है, और T का औसत मासिक तापमान कितना तापमान है, तो यहाँ पर ये इन्होंने बताया है। तो इसका ये सूत्र याद रखिएगा, इस सूत्र से पूछा गया है, मतलब कौन सूत्र दिया है। अब इन्होंने देखो ये पूछा है PE सूची के आधार पर थानटवेट ने भूपटल को 5 आर्द्र मंडलों में ह्यूमिडिटी जोन में बांटा है। अब इसका अंग्रेजी अक्षर से इन्होंने सिंबल बताया। आर्द्रता प्रदेश ये बताया, वनस्पति है ये, और PE सूची है, इसके आधार पर इन्होंने बांटा है। इन्होंने शुरू में बोला कि वनस्पति जितना प्रभावित होती है उतना ही वर्षण का महत्व है और उसके विकास में। तो ये तर है, तर को वेट कहा जाता है ए सिंबल से, वर्षा 1 इसे कहा जाता है। इस यहाँ पर विषुवत रेखीय प्रदेश ले लो, बहुत ज़्यादा वर्षा 127 से ऊपर यहाँ पर वर्षा होती है। और फिर से ये देखो, ये जिस नेट में एज द उस दिया मिलान करना होता है कि तर जलवायु में क्या आता है, ऊपर नीचे कर देगा। आर्द्र देखो, ये आर्द्र में ह्यूमिड मानते हैं, बी से दर्शाया उन्होंने। बी को क्या बोला था, शुष्क बोला था, जेरोफाइट बोला था ओपन ने, तो ये ध्यान रखना। 1 यहाँ पर होता है थोड़ा कम वर्षा होती है, 64 से 127 के बीच में होती है। उपाद्र में कम ह्यूमिड है, सी सिंबल से दर्शाया है। घास के मैदान है, 32 से 63 के बीच में यह वर्षा होती है। आर्द्र शुष्क में सेमी एरिड बताया, डी से इसको दर्शाया है। स्टेपी है यहाँ पर 16 से 31 के बीच में। शुष्क जो है एरिड जिसे इन्होंने बोला ई से दर्शाया, मरुस्थल है, इसे 16 से कम वर्षा होती है। ये हो गया इनका वर्षण के आधार पर। अब तापीय दक्षता इन्होंने दिया, फिर से आगे इन्होंने प्रयोग किया। वनस्पति की उत्पत्ति तथा विकास में तापमान का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, इन्होंने बताया। अभी तो वर्षण से संबंधित बताया, अब इसके लिए तापीय के लिए सूत्र दिया। तापीय दक्षता का अनुपात T/E रेशियो निकाला, इसमें बोला है कोष्टक में T-32 कोष्टक 1/4। T बराबर औसत मासिक तापमान यहाँ पर होता है जो फारेनहाइट में दर्शाया जाता है, जो T का मान है, ठीक है। फिर से यहाँ पर तापीय दक्षता सूचकांक में T/E इंडेक्स, इसमें 12 सिग्मा पर, फिर से I यहाँ पर बराबर 1 कोष्टक 1 T-32/4 कोष्टक 1। तो इन्होंने ये तापीय दक्षता ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया। इसके आधार पर भी उन्होंने क्या किया, थानटवेट ने भूपटल में 6 तापमान प्रदेशों का विभाजित किया। वहाँ पर 5 जो है आपका जलवायु प्रदेश बताया है। वर्षण के आधारिता पर आर्द्रता के अनुसार वनस्पतियां पाई जाती हैं। विशिष्ट प्रकार की जलवायु प्रदेश बताया था। यहाँ पर आर्द्रता जो मंडल है 5, ये बताया है कि इसका वर्षण के आधार पर। तापीय दक्षता के आधार पर देख लेते हैं। इन्होंने
भूपटल को 6 तापमान में विभक्त किया तो तापमान प्रदेश हो गए और टी सूची हो गई। ए उष्णकटिबंधीय हो गया 127 से के ऊपर, यहाँ पर देखोगे जो वर्षा होती है इस क्षेत्र में। अब फिर से बी जो होता है मध्य तापी होता है, यहाँ पर भी वर्षा, वही चीज़ यहाँ पर दे रहे हैं 64 से 100 जो है 27 के बीच में। सी है सूक्ष्म तापी हो गया माइक्रोथर्मल, ये 32 से 63 के बीच में यहाँ पर होती है। फिर से डी टैगा प्रदेश 16 से 31 के बीच में। ई टुंड्रा प्रदेश 1 से 15 के बीच में। एफ हिमाच्छादित, तो हिमाच्छादित में कुछ नहीं होता है भाई, सीधे बर्फ गिरता है, तो जीरो सिंबल दर्शाया गया। तो दो इन्होंने ये कर दिया 37 तक। अब ये 1948 का वर्गीकरण किया, पुनः उसमें संशोधन किया। 1948 में तीसरा इनका ये चला है। थानटवेट ने 1948 में अपने वर्गीकरण में पुनः संशोधन किया। यद्यपि इस प्रकार भी वर्गीकरण 3 सूचियां हैं: वर्षण प्रभावित, वर्षा का मौसमी वितरण और तापीय दक्षता। अब देखो 1948 में इन्होंने क्या जोड़ा है, तापीय दक्षता तो पहले ही था, वर्षण प्रभावित भी था, वर्षण का मौसमी वितरण भी जोड़ दिया है, ठीक है 1948 में। तो ये 3 इनका आधार बन गया, प्रयोग किया। नए वर्गीकरण में जलवायु प्रदेशों का सीमा निर्धारण वनस्पति के आधार पर न होकर वर्षा तथा संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन, जो वास्तव में तापीय दक्षता और जल हानि का सूचकांक पर किया है। तो देखा जाए इन्होंने वनस्पति का आधार नहीं लिया है, ठीक है। ये नए वर्गीकरण में 1948 में वनस्पति आधार न मानकर इन्होंने क्या किया है, वर्षा तथा संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन जिसे कहा जाता है वो वास्तव में लिया है, जिससे तापीय जो दक्षता पता चलता है, जल हानि का सूचकांक भी पता चलता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस आधार पर थानटवेट ने विभिन्न जलवायु की सीमाओं के निर्धारण के लिए 4 सूचकांक विकसित किए हैं। अब कौन कौन सूचकांक हैं? आर्द्रता सूचकांक, फिर से संभावित वाष्पोत्सर्जन या तापीय दक्षता सूचकांक, शुष्क एवं आर्द्रता सूचकांक और तापीय दक्षता या संभाव्य वाष्पोत्सर्जन सादृढ़ सूचकांक। तो ये इनका पूरा सिद्धांत का कोर है, मतलब जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितना पूछे जाते हैं उतना मैं आपको बता दिया। क्योंकि ये 32 और 120 प्रकार बांटे हैं तो इसको आपको मैप पर समझ पाना बहुत मुश्किल है ना। ये देखो क्लाइमेटिक टाइप बेस 1948 में थानटवेट ने मॉइस्चर इंडेक्स पेश किया था, A1, B2, B3, C, है ना। एरिड जो है देखो एकदम शुष्क होगा, तो देखो एकदम शुष्क एरिया है, इन्होंने ई से दर्शाया है। हाँ, उन्होंने क्या किया था, हिमाच्छादित इसको ई से दर्शाया था। ये शुष्क ही है हिमाच्छादित, लेकिन इन्होंने क्या किया अपने तरीके से जो जैसे ऊपर गया है उसके हिसाब से दर्शाया। उन्होंने बी से शुष्क को दर्शाया था, और ई को जो है जो यहाँ पर थोड़ा बहुत वर्षा हो जाती है इस कारण उन्होंने ई से दर्शाया था कोपर ने। तो इस तरह तुलना करके समझ सकते हो। जैसे डी में थोड़ा वर्षा होती है, सेमी एरिड कर दिया है। सी में जो है ये आपको बताया हूँ ड्राई जो है। फिर से यहाँ पर आपका सी है मॉइस्चर सब ह्यूमिड है, यहाँ पर डी ड्राई सब ह्यूमिड है, ह्यूमिड बी। क्योंकि बी ए देखिए ये बी जो है ना यहाँ पर ये एरिया ए बी, यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। ए में 127 था ऊपर, और बी में जो है 164 से 127 था, है ना। तो इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हैं। ये ग्राफ में पूरा तो आप इनका पढ़ ही नहीं पाएंगे, 32 प्रकार है, लेकिन जो ये बताए हैं 1948 में मॉइस्चर इंडेक्स के आधार पर ये आपका हो गया ए वाला क्षेत्र, मैं बता दे रहा हूँ विषुवत रेखी। उसके जस्ट ऊपर आपका मिलेगा बी वाला क्षेत्र, इसको कई भागों में बांटा है, 4 भागों में। फिर से आपको मिलेगा उसके ऊपर सी वाला क्षेत्र, ड्राई सब आपका हो गया ह्यूमिड, और उसके बाद से सी वाला हो गया, डी वाला इसके ऊपर और ई वाला इसके ऊपर, सीधे ई वाला। अब ई में देखो जो भी इन्होंने ई में तापमान कम और ज़्यादा के ऊपर, मतलब यहाँ एकदम तापमान 0 से नीचे है तब भी ये शुष्क होगा, ज़्यादा है तभी सहारा रेगिस्तान होगा, तो रेड कलर से, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा आपको फिगर से, मैं आपको ऊपर भी समझा दिया हूँ। जो पूछा जाता वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब देखो ये भारत के भी डिवाइड किए होंगे, इसको देख लेते हैं। तो भारत में देखो यहाँ पर देखो दिया है, यहाँ पर प्री ह्यूमिड जो आर्द्र क्षेत्र होता है ये केरल का क्षेत्र हो गया, ये वाला करिया हो गया। फिर से ये वाला हो गया आपका त्रिपुरा मिजोरम, ये फिर से मेघालय, ये वाला एरिया पूरा हो गया। असम, फिर से यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा मान लिए। फिर से
उसके बाद से ह्यूमिड बोले हैं, ह्यूमिड में आपका जो क्षेत्र आ जाएगा इसी के बगल में जो जस्ट होगा ह्यूमिड हो गया, केरल का उत्तर और दक्षिण एरिया। और फिर से इसी बगल में देख लो आप, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा ले लिया है, मेघालय का कुछ हिस्सा ले लिया है, जैसे मणिपुर का ले लिया पूरा यहाँ पर, ये एरिया पूरा। और फिर से यहाँ पर देखो मॉइस्चर सब ह्यूमिड आ गया, सी वाला एरिया, तो सी वाला एरिया में देखो मॉइस्चर सब ह्यूमिड में, ये देखो छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया लिया है, फिर से झारखंड का कुछ एरिया लिया है, फिर से यहाँ पर उड़ीसा का कुछ एरिया लिया है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार का एरिया लिया है, ये वाला एरिया। फिर से यहाँ पर मध्य प्रदेश का कुछ एरिया ले लिया है। फिर से यहाँ पर आता है ड्राई सब ह्यूमिड, इसमें देखो ये ड्राई सब ह्यूमिड में तो ये पूरा अपना ले लिया है उत्तर प्रदेश का एरिया लगभग, यहाँ पर मध्य प्रदेश होते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड ये सब ले लिया, बिहार का भी ले लिया ड्राई सब ह्यूमिड। सेमी एरिड में ये डी अच्छा से जो दशा है, सेमी एरिड में देखोगे तो बस ये वाला एरिया सेमी एरिड में, ये देख लो तमिलनाडु से होते हुए, तेलंगाना होते हुए, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा लेते हुए, इसमें छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा लेते हुए, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का हिस्सा लेते हुए, राजस्थान गुजरात का हिस्सा लेते हुए, पंजाब और हरियाणा दिल्ली लेकर चला गया। क्लियर हो गया। अब फिर से यहाँ पर एरिड एरिया, तो एरिड एरिया में देख लो ये तेलंगाना हो गया, थोड़ा सा ले लिया है, कर्नाटक का थोड़ा हिस्सा ले लिया है, हाँ महाराष्ट्र का थोड़ा हिस्सा ले लिया, गुजरात और राजस्थान। ये हो गए हमारे किसके अनुसार, थॉनवेट महोदय के अनुसार भारत का विभाजन। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये पूछा था किस प्रकार की जलवायु भारत में मॉइस्चर के अनुसार इन्होंने बांट दिया भारत को। अब आते हैं त्रिवार्था कंपोजिट वर्गीकरण 1966 यूएसए की अभी है। इनका क्वेश्चन अभी अपना यूपी जो है, यूपी है ना, इसका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ, वहां पर पूछा गया था। कोपेन के वर्गीकरण में संशोधन तथा परिमार्जन किया किसने, अपने त्रिवार्था ने। कोपेन के समान ही त्रिवार्था ने भी भूपटल को 5 बड़े जलवायु समूहों में स्वीकार किया। अनुभविक और जननिक, यही क्वेश्चन पूछा था कि किसने अनुभविक और जननिक आधार पर विश्व के जलवायु को बांटा है, तो हमारे किसने बांटा है, बताइए किसने बांटा। त्रिवार्था ने। आधार था तापमान एवं वर्षा, सबका आधार भी मैंने बता दिया है, मोटा मोटी जो पूछा था वो समझा दिया, जो पूछा था वही समझाया। 6 प्रथम श्रेणी के जलवायु का प्रकारों का निर्धारण किया, जिसमें से बी अलग है, सब एक समान है। बी जलवायु जो का निर्धारण वर्षा का आधार पर किया, बाकी सभी तापमान के आधार पर। बस इतना इनके बारे में जानिए। ए प्रकार की सी डी ई एफ जलवायु जो है तापमान के आधार पर, बी जो है वर्षा के आधार पर है, इन्होंने बांटा है ये विश्व को। बस इतना जानिए, क्योंकि कोपेन में संशोधन किया तो कोपेन के अनुसार ही है इनका। अब इनका जो है भारत को विभाजन किया, अब इसको देख लेते हैं। देखो एम प्रकार की जलवायु, देखो मानसूनी है तो ये पूरा एरिया हो गया, कौन सा, केरल का, हाँ थोड़ा गोवा तक पहुंचा दिया है। फिर से यहाँ पर देख लो ये त्रिपुरा मिजोरम का थोड़ा एरिया लिया है। अब फिर से इसी बगल में देखो AW, जो उसके बगल में रहेगा वही आएगा, ट्रॉपिकल आ गया। अब यहाँ पर जो है ये देखो ये वाला एरिया ये है ना, ये त्रिपुरा का, अब थोड़ा मिजोरम यहाँ भी लिया। अब फिर से ऐसे बिंदु देखो, ये जो ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल सवाना ये बोले हैं। अब इसमें देखो ये पूरा पूरा आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश का हिस्सा, महाराष्ट्र हुआ लिया। फिर से ये आ गया आपका, यहाँ पर देख लो ये ट्रॉपिकल सेमी एरिड, तो ये आ गया आपका यहाँ से तमिलनाडु से होते हुए कर्नाटक होते हुए ये पूरा आ गया आपका महाराष्ट्र, फिर से मध्य प्रदेश का तेलंगाना का हिस्सा। अब उसके बाद से आ गया सम ट्रॉपिकल, यहाँ पर आ गया। तो इसमें जो हो गया सम ट्रॉपिकल में आएगा आपका गुजरात का हिस्सा, गुजरात ये पूरा, यहाँ पर राजस्थान का, पंजाब का, हरियाणा का, MP का कुछ हिस्सा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश से लगते हुए आ जाएगा। फिर से यहाँ पर BWH का जो है सब ट्रॉपिकल डिजर्ट का यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, तो सम ट्रॉपिकल डिजर्ट में इन्होंने ये पूरा ले लिया, ये देखो ये पूरा एरिया है गुजरात राजस्थान कच्छ वाला एरिया। फिर से CAW इन्होंने सम ट्रॉपिकल ह्यूमिड बताया, ड्राई विंटर होता है जिसमें यल से दर्शाया है। तो हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार भाई साहब, मध्य प्रदेश, झारखंड का पूरा ऊपरी हिस्सा, पंजाब होते हरियाणा होते हुए हिमाचल प्रदेश हुए उत्तराखंड होते हुए जाएगा। फिर से ये मेघालय होते हुए, असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा आ जाएगा यहाँ पर,
नागालैंड का हिस्सा आ जाएगा, मणिपुर का कुछ हिस्सा। फिर से माउंटेन टाइप एरिया, तो माउंटेन अपना अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हो गया। फिर से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश कुछ हिस्सा आ जाएगा। तो इनके अनुसार ये पूरा जलवायु को बांटे हैं। नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई लोग, बहुत मेहनत लगता है।